अगर वो सभी सेलेस्टियल बीइंग्स का गुरु है तो मैं सभी देवताओं का डैडी हूं। एक किंग क्लास एलीट ने जबरदस्त पेट पकड़कर हंसते हुए कहा। कई अन्य एलीट्स भी इसी तरह की बातें कह रहे थे। उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाना पसंद था, और जो कुछ वीडियो स्ट्रीम पर हो रहा था उससे ये बहुत आसान था। ये दो पागल लोगों द्वारा एक कॉमेडी स्किट पेश करने जैसा था। लेकिन अगले ही सेकंड में उनकी मुस्कान जम गई। वीर के हाथ में एक लाल रोशनी दिखाई दी, और वो रोशनी आग के बीज जैसी लग रही थी। लाल चमक ने तुरंत लैंडो के शरीर को रोशन कर दिया, और उसका पूरा रूप जंगली लाल लपटों के साथ जीवंत हो उठा। ये सब होते ही एक डरावनी उपस्थिति दिखाई दी। ये लैंडो के शरीर से एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। सेकंडों में लैंडो का घायल शरीर ठीक हो गया। उसकी पीठ पर डीमन हेल ड्रैगन टैटू, जो अभी अभी मंद और निर्जीव लग रहा था, अब एक बैंगनी रोशनी के साथ फट रहा था। लैंडो की पीठ पर एक बैंगनी ड्रैगन की छाया जीवंत हो गई, और जब लैंडो ने पहले अपनी शक्तियों का उपयोग किया था तब की तुलना में ये और भी चमकदार लग रहा था। स्ट्रीम के सभी दर्शक अपनी स्क्रीन को स्थिर होकर घूर रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन ड्रैगन वन की आंखें चौड़ी हो गई। वो जो देख रहा था उस पर मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। लैंडो की पीठ पर दो निशान थे। वे घाव थे जो उसे तब लगे थे जब उसके पंख फाड़ दिए गए थे। किंवदंतियों में कहा गया था कि जब उसके शिक्षक ने उन्हें फाड़ दिया था तो वो शापित था और वे कभी वापस नहीं उगेंगे। लेकिन उस क्षण उसकी पीठ से हड्डियां फूटीं और उन पर मांस रेंग गया, जिससे नए बैंगनी ड्रैगन पंख बन गए। जैसे ही पंख लैंडो की पीठ से उगे, डीमन हेल ड्रैगन टैटू में भी पंख उगाए। पहले डीमन हेल ड्रैगन टैटू केवल आधा अधूरा था। हालांकि अब ड्रैगन वन ने महसूस किया कि अब टैटू की संरचना में कोई दोष नहीं था। लैंडो से निकलने वाली उपस्थिति लोगों को कांपने के लिए काफी थी। इस शक्ति का डीफाइड ट्रेजर देखना बहुत बहुत दुर्लभ था। ये असंभव है। डीमन हेल ड्रैगन टैटू समाप्त हो गया है। ड्रैगन वन चौंक गया था। उसने चौड़ी आंखों से लैंडो को घूरा, लेकिन वो वास्तव में लैंडो को नहीं देख रहा था। वो डीमन हेल ड्रैगन टैटू को भी नहीं देख रहा था। वो वीर को देख रहा था, जिसका हाथ देवताओं के कुछ प्राचीन पूर्वज की तरह लैंडो के माथे पर था। वास्तव में प्रसारण में लगे सभी लोग पूर्ण सदमे में वीर को देख रहे थे। भले ही वे डीमन हेल ड्रैगन टैटू में बदलावों को पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं जानते थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि लैंडो कुछ भव्य में बदल रहा था। जीन यूनिवर्स जम गया, क्योंकि सभी जीव सदमे में स्ट्रीम देख रहे थे। इस समय वे दोनों फिगर्स पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में थे। उनमें से एक एक डरावनी उपस्थिति जारी कर रहा था, और दूसरा सभी देवताओं के पिता जैसा था। वो किसी पवित्र देवता की तरह लैंडो पर खड़ा था, अपने बिलीवर को आशीर्वाद दे रहा था। वीर इस बात से बहुत खुश था। वो किसी तरह का देवता नहीं था, और उसके पास लैंडो को देने के लिए कोई पवित्र शक्ति नहीं थी। वो बस ब्लड पल्स सूत्र के एरिया का उपयोग कर रहा था। वीर पहले इसके साथ क्या करना है इसके बारे में निश्चित नहीं था। वो नहीं जानता था कि ब्लड पल्स सूत्र का एरिया किसी भी अन्य यूनिवर्सल कॉगव्हील्स की गति को क्यों ट्रिगर नहीं कर सकता था। हालांकि जब उसने यूनिकॉर्न्स में से एक को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि ब्लड पल्स सूत्र का एरिया किस लिए था। ब्लड पल्स सूत्र का सेल्फ कॉगव्हील किसी भी अन्य यूनिवर्सल कॉगव्हील को स्थानांतरित नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना भी छोटा या हल्का क्यों न हो। हालांकि ये सेल्फ कॉगव्हील्स को धकेल सकता था। हां, लोगों के सेल्फ कॉगव्हील्स। ब्लड पल्स सूत्र का कॉगव्हील दूसरों के सेल्फ कॉगव्हील से जुड़ा हुआ था। वीर ने अपने ब्लड पल्स सूत्र के सेल्फ कॉगव्हील का उपयोग लैंडो के सेल्फ कॉगव्हील से जुड़ने के लिए किया। उसने अपने सेल्फ कॉगव्हील को धकेला और लैंडो के सेल्फ कॉगव्हील को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि वो केवल अधिक शक्ति जारी करने के लिए एक सेल्फ कॉगव्हील को नहीं धकेल रहा था।
उसके कार्य ने लैंडो के रक्त को एक गहरे स्तर पर सक्रिय किया। ब्लड पल्स सूत्र का कॉगव्हील जीवों को मजबूत नहीं बनाएगा, लेकिन ये एक जीव के जीन्स के दोषों को संशोधित कर सकता है और ये छिपे हुए जीन्स को भी सक्रिय कर सकता है। प्रभाव कितना गहरा हो सकता है, ये विचाराधीन जीव के छिपे हुए जीन्स पर निर्भर करता था। लोहे के अयस्क को स्टील में ढाला जा सकता है, लेकिन इसे सोने में नहीं बदला जा सकता। उसी तरह ब्लड पल्स सूत्र की शक्ति एक जीव के दोषों को ठीक कर सकती है और उसे उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने में मदद कर सकती है। लोहा, चांदी या सोना, ये सब जीव पर निर्भर करता था। वीर का ब्लड पल्स सूत्र केवल शोधन और सहायता प्रदान करता था। हालांकि एक बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि ब्लड पल्स सूत्र एक जीव के एवोल्यूशन को तेज कर रहा था। ये ऐसा था जैसे अगर एक जमीन पर रहने वाले जीव को समुद्र में रहने के लिए मजबूर किया गया हो। अगर उनके जीन्स में ऐसी क्षमता थी जो पानी के लिए उपयोगी होगी, तो 1 अरब साल के एवोल्यूशन के बाद वे मछली जैसे फेफड़े उगा सकते हैं। हालांकि ब्लड पल्स सूत्र उस पूरी प्रक्रिया को तेज कर सकता था। एक बदलाव जिसके लिए सामान्य रूप से हजारों साल और अनगिनत पीढ़ियों की आवश्यकता होती, वो अब सेकंडों में हो सकता है। बेशक सब कुछ किसी व्यक्ति के जीन्स और छिपी हुई शक्तियों पर निर्भर था। ब्लड पल्स सूत्र पत्थर को सोने के ढेर में नहीं बदल सकता था, लेकिन ब्लड पल्स सूत्र जब लैंडो पर इस्तेमाल किया गया तो काफी अद्भुत परिणाम प्रदान किए। इसने वीर के अनुमान से 100 गुना बेहतर काम किया। वीर ने सोचा कि ये लैंडो के सेल्फ कॉगव्हील को अधिकतम तक धकेलने में मदद कर सकता है, जिससे आदमी का शरीर इष्टतम स्थिति में वापस आ जाएगा। लैंडो का सेल्फ कॉगव्हील बहुत भारी था। लैंडो के सेल्फ कॉगव्हील को थोड़ा तेजी से घुमाने के लिए वीर की पूरी ताकत लगी। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि लैंडो के सेल्फ कॉगव्हील की गति अपने आप बढ़ने लगेगी? यहां तक कि डीमन हेल ड्रैगन टैटू भी बदल गया। इससे वीर हैरान था, क्योंकि ब्लड पल्स सूत्र की फर्स्ट ईयर पावर सीमित थी। वीर ने अभी अभी एरिया का उपयोग करना शुरू किया था, इसलिए एक किंग के सेल्फ कॉगव्हील को धकेलना शायद सबसे अच्छा था जो वो कर सकता था। डीमन हेल ड्रैगन टैटू D5 था। ब्लड पल्स सूत्र कैसे काम करता है, इसकी वीर की सामान्य समझ के अनुसार उसे इसे धकेलने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब लैंडो का सेल्फ कॉगव्हील तेज हुआ तो डीमन हेल ड्रैगन टैटू भी जादुई रूप से बदल गया। जिन दोषों ने पहले डीमन हेल ड्रैगन टैटू को त्रस्त किया था, वे अब गायब हो गए थे और टैटू एकदम सही हो गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि लैंडो के जीन्स को भी परिपूर्ण कर दिया गया था। वो अब D5 बनने की कगार पर था और डीमन हेल ड्रैगन टैटू ने लैंडो के शरीर को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। जैसे ही डीमन हेल ड्रैगन टैटू की शक्ति लैंडो के माध्यम से बढ़ी, वीर सदमे से अकड़ गया। ड्रैगन ने अंतिम दीवार को तोड़ दिया जिसने उसे रोक दिया, और उसने अचानक एक सब्सटेंस चेन उत्पन्न की। वो D5 बन गया था। पूरे जीन यूनिवर्स में अनगिनत लोग और जीव वीर को देख रहे थे, जो किसी प्राचीन देवता की तरह लैंडो के माथे को छू रहा था। एक क्षण बाद लैंडो की उपस्थिति डीमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ संयुक्त हो गई। ये आकाश में दौड़ गई क्योंकि एक डरावनी सब्सटेंस चेन लैंडो पर उतर आई। वीर के सामने शक्ति के काले सिन्यूज लहर रहे थे और हिल रहे थे। सब्सटेंस चेन्स अंतरिक्ष को तोड़ रही थी और लैंडो शक्ति के कुछ स्वर्गीय बीइंग जैसा लग रहा था। सभी का दिमाग खाली महसूस हुआ। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। वे सब सुन्न होकर सोच रहे थे, लैंडो D5 कैसे बन गया? क्या वीर वास्तव में देवताओं का पिता है? ये सच नहीं हो सकता। जैसे ही जीतेश खन्ना ने स्क्रीन को घूर कर देखा, ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकलने वाली हैं। कई अन्य लोगों की भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं थी। सभी प्रकार की विभिन्न जातियों के अनगिनत एलिट्स अविश्वास में स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए थे। जीन यूनिवर्स में बहुत से D5s नहीं थे और सामान्य लोगों को इस प्रक्रिया को देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा।
अधिकांश लोगों ने इंटरनेट पर कभी कभी तस्वीरों के अलावा किसी डीफाइड बीइंग को कभी नहीं देखा था। इंटरनेट के साथ भी किसी व्यक्ति को डीफाइड बनते देखना बहुत दुर्लभ था। यदि ऐसी घटनाओं का फुटेज होता तो ये गारंटी थी कि उस जाति के शासकों द्वारा इसे सावधानी पूर्वक छिपाया और संरक्षित किया गया था। सही प्राधिकरण के बिना आपको किसी को डीफाइड बनने के लिए लेवल अप करते हुए देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी वे किसी को डीफाइड बनते हुए देख रहे थे, एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में संभव होने का सपना भी नहीं देखा गया था। वीर एक बुरी तरह से घायल हफडीफाइड को उसके पैरों पर खड़ा कर चुका था और उसे डीफाइड बनने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता कि यह सच है। यहां तक कि जब वे देख रहे थे तो कई दर्शकों को यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि उनकी आंखें उन्हें क्या बता रही थी। उन्होंने सोचा कि यह किसी तरह की गलती होनी चाहिए या शायद वे चीजों को गलत तरीके से देख रहे थे। यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड के सभी डीफाइड्स भी उत्सुकता से अपनी स्क्रीन को घूर रहे थे। सदमे में उनके मुंह खुले रह गए। उन्होंने डीफाइड बनने के लिए वर्षों और वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने विकसित होने की अपनी बोली में कई बार मौत के कगार पर नाचते हुए कठिन बाधाओं को पार किया था। लेकिन वीर ने अभी अभी बेफिक्री से लैंडो के माथे को छुआ था और अचानक घायल ड्रैगन डीफाइड बन गया था। वीर भी सिर्फ एक किंग था। उन्हें यह कैसे मानना चाहिए था कि यह संभव था? झूठा, यह झूठा होना चाहिए। ड्रैगन वन ने अपने दांत पीसे। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि लैंडो बस ऐसे ही डीफाइड बन गया था। क्लोज भी इस विचार से जूझ रहा था। दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति उस असंभव चीज को स्वीकार नहीं कर सकता था जिसे वे देख रहे थे। वीर केवल एक किंग था और वह भी एक लो टियर किंग। वो किसी और को डीफाइड तक कैसे बढ़ा सकता था? यहां तक कि अगर एक डीफाइड एलीट किसी और को डीफाइड तक लाने में कामयाब रहा होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। और वीर सिर्फ एक किंग था। पंग, टिएंगसिया यूनिकॉर्न को भी विश्वास नहीं हुआ कि लैंडो असेंडेड हो गया है। उसने हमला किया। उसकी डरावनी सब्सटेंस चेन्स एक ग्रे रोशनी बनने के लिए संयुक्त हो गई और रोशनी आगे बढ़ी, एक रेजर तेज तीर की तरह ब्रह्मांड के माध्यम से मुक्का मारते हुए लैंडो तक पहुंची। डीमन हेल ड्रैगन टैटू लैंडो के चारों ओर ऐंठा। वो वीर के सामने आने के लिए एक कदम चला और ग्रे रोशनी की किरण की ओर मुक्का मारा। सब्सटेंस चेन्स उसकी मुट्ठी से उछली, एक डरावनी बैंगनी डीमन ड्रैगन में संयुक्त हो गई। ये दहाड़ता और ग्रे रोशनी के लिए चला गया। इस बार ग्रे रोशनी बैंगनी डीमन ड्रैगन को तोड़ने में असमर्थ थी। ग्रे और बैंगनी रंग एक बाहरी बूम के साथ टकराए। अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बन गया और उस ब्लैक होल में ग्रे और बैंगनी शक्तियां घूम रही थी। ये एक घूमते हुए तेची प्रतीक जैसा लग रहा था। दहाड़, एक ड्रैगन की दहाड़ ने आकाश को चौंका दिया। ब्लैक होल के भीतर बैंगनी रंग ने ग्रे को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया और फिर एक उग्र ड्रैगन ब्लैक होल से उभरा। इसने अपने पंख फड़फड़ाए और टिएंगसिया यूनिकॉर्न की ओर उड़ गया। टिएंगसिया यूनिकॉर्न दंग रह गया। उसकी सब्सटेंस चेंज घबराकर पीछे हट गई और यूनिकॉर्न के चारों ओर घूम गई। जानवर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बैंगनी ड्रैगन सुरक्षात्मक ढाल से टकराया तो ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई। वार ने टिएंगसिया यूनिकॉर्न को रुकने से पहले कुछ हजार मील दूर फेंक दिया। लैंडो वास्तव में डीफाइड बन गया। लोगों ने स्ट्रीम को देखा। उनके दिमाग खाली थे। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इस तथ्य के बारे में अब कोई संदेह नहीं था कि लैंडो डीफाइड बन गया था। केवल एक डीफाइड एलीट ही एक डीफाइड जेनोजेनिक से इस तरह एक के बाद एक लड़ सकता था। अब जब वे जानते थे कि लैंडो डीफाइड है तो जीन यूनिवर्स में सभी जीवों ने आग भरी आंखों से वीर को देखा। वह एक हफ डीफाइड व्यक्ति को डीफाइड तक लाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्तर क्या था। वीर उनकी आंखों में एक देवता था।
नहीं, ये अधिक ऐसा था जैसे वह देवताओं का पिता था। वो देवताओं का उत्पादन कर सकता है। कई हवडीफाइड्स ने वीर की छवि को घूरा। उनकी आंखें शक्ति की वासना से भड़क रही थी। किंग क्लास एलिट्स को हवडीफाइड बनने के लिए एक 9th ईयर एरिया की आवश्यकता होती थी, लेकिन उस पूरे समय पीड़ित होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वे किसी तरह अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी देर तक जीवित रहेंगे। यहां तक कि शक्तिशाली हवडीफाइड्स भी केवल सर्वश्रेष्ठ के लिए ही उम्मीद कर सकते थे। डीफाइड बनने के लिए अंतिम कदम उठाना बहुत मुश्किल था। इसे पूरा करने में आसानी से कुछ सदियां लग सकती थी। कुछ ही जातियां जानती थी कि उनके पास कितने हवडीफाइड्स थे, क्योंकि कई मर गए जब वे डीफाइड बनने में विफल रहे। प्रतिभा, संसाधन, भाग्य, किस्मत, प्रयास, सफल एवोल्यूशन के लिए सभी 5 की आवश्यकता थी। कई हवडीफाइड वॉरियर्स वर्षों से निराशाजनक हो गए थे, लेकिन आज उनकी उम्मीद फिर से जगी थी। उन्हें अब अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा। उन्हें पूरे ब्रह्मांड से दुर्लभ खजानों को लड़ना और लूटना नहीं पड़ेगा। उन्हें डीफाइड बनने के लिए केवल एक आदमी के हाथ की जरूरत थी। इसके बारे में सोचने मात्र से ही वे घबरा गए। वे सभी वीरपाय का एक टुकड़ा चाहते थे। वे चाहते थे कि वो उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें डीफाइड बनाए। इस बीच किंग्स और ड्यूक्स सोच रहे थे कि अगर वीर एक हवडीफाइड को ऊपर उठा सकता है, तो निश्चित रूप से कम रैंक वाले किसी व्यक्ति को लेवलिंग अप करना आसान होगा। ये सोचते हुए ब्रह्मांड के सभी जीवों ने जलती हुई आंखों से वीर को देखा। वे पुरुषों के एक समूह की तरह थे जिन्होंने 30 साल में सेक्स नहीं किया था, लेकिन वे अब एक नग्न छोटी महिला को देख रहे थे। बूम! एक डरावनी शक्ति ने उनकी स्क्रीन पर छवि को हिला दिया, उन्हें उनके सपनों से बाहर निकाल दिया। लैंडो फिर से टियांगसिया यूनिकॉर्न से लड़ रहा था। इस बार लैंडो को टियांगसिया यूनिकॉर्न द्वारा दबाया नहीं गया था। इसके बजाय वो था जो टियांगसिया यूनिकॉर्न को चारों ओर धकेल रहा था। बैंगनी ड्रैगन सब्सटेंस चेन्स आकाश में चमकी टियांगसिया यूनिकॉर्न सब्सटेंस चेन्स को अभिभूत कर दिया। टियांगसिया यूनिकॉर्न अन्य डीफाइड बीइंग्स की तुलना में काफी मजबूत था। यह स्मार्ट नहीं था, लेकिन इसकी कच्ची शक्ति ने इसे डीफाइड जेनोजेनिक्स के बहुमत से ऊपर रखा। लैंडो अभी अभी डीफाइड बना था, और फिर भी वो अब टियांगसिया यूनिकॉर्न पर हावी हो रहा था। सभी जीवों ने और भी भूखी आंखों से वीर को देखा। वे उसे निगलना चाहते थे। सच कहूं तो जब लैंडो डीफाइड बना तो उसके इतना मजबूत होने का कारण वीर से कोई लेना देना नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि उसके पास डीमन हेल ड्रैगन टैटू था। वही लैंडो को इतनी ताकत दे रहा था। अपनी पीठ पर डीमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ लैंडो में 2 डीफाइड क्रीचर्स के बराबर शक्ति थी। डीमन हेल ड्रैगन टैटू कोई साधारण डीफाइड ट्रेजर नहीं था, और इसने लैंडो को असाधारण रूप से मजबूत बना दिया। लेकिन केवल हाई रैंकिंग ड्रैगन्स ही टैटू के महत्व को जानते थे। बाकी सभी का मानना था कि लैंडो की ताकत वीर की मदद के कारण थी। इसलिए वे सभी वीर को जानना चाहते थे और उसका आशीर्वाद कमाना चाहते थे। एक चीख ने आकाश को तोड़ दिया। टियांगसिया यूनिकॉर्न का सींग टूट गया था। देवता जैसा खून एक भारी धारा में बह गया और प्राणी बुरी तरह से घायल लग रहा था। लैंडो दानव के उत्साह के साथ टियांगसिया यूनिकॉर्न के पीछे चला गया। टियांगसिया यूनिकॉर्न से लड़ते समय उसका रूप एक बैंगनी डीमन ड्रैगन जैसा लग रहा था। जब भी वे हिलते थे तो उसकी सब्सटेंस चेन्स अंतरिक्ष को फाड़ देती थी। डीफाइड खून बादलों पर बरसा, सब कुछ गहरा लाल रंग में रंग दिया। जब लड़ाई आखिरकार शांत हुई तो वीडियो स्ट्रीम की अराजकता एक बार फिर पहचानने योग्य छवियों में हल होना शुरू हो गई। कई जीव आगे झुके, देखते हुए कि लैंडो खूनी टियांगसिया यूनिकॉर्न पर बादलों से बाहर निकल आया। टियांगसिया यूनिकॉर्न इतना दुखी लग रहा था जैसे उसके डैडी अभी अभी मर गए हों। वो लड़ाई जीन यूनिवर्स में एक किंवदंती बनने के लिए नियत थी। दिन खत्म होने से पहले
पूरे ब्रह्मांड में लड़ाई पर चर्चा हो रही थी। ये आश्चर्यजनक था कि लैंडो ने टियांगसिया यूनिकॉर्न को हरा दिया था और वश में कर लिया था, लेकिन वीर के कार्यों ने शो को चुरा लिया था। वीर ने किसी तरह लड़ाई के बीच में लैंडो को एक डीफाइड में बदल दिया था। उस दिन से पहले वीर बहुत कम प्रसिद्धि का एक किंग मात्र था। अजीब और अविश्वसनीय शक्तियों से भरे विशाल ब्रह्मांड में वो बहुत खास नहीं था। अगर उसने हाइड्रॉक्स को नहीं मारा होता और एक्सट्रीम किंग द्वारा पीछा नहीं किया जाता, तो कई लोग नहीं जानते होंगे कि वो कौन था। भले ही वो एक भगोड़ा था, वो अभी भी सिर्फ एक किंग था। कुछ ही लोग कहते कि उसमें कुछ खास है, लेकिन इस लड़ाई के बाद वो लीडर ऑफ ऑल गॉड्स के रूप में जाना जाने लगा। किसी भी अन्य दिन ये तथ्य कि इस तरह के नाम का इस्तेमाल केवल एक किंग को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, बहुत अजीब होता। कुछ समझदार लोगों ने वीर को डैडी ऑफ गॉड्स की उपाधि भी दी, लेकिन उस उपाधि का इस्तेमाल केवल गुप्त रूप से किया जाता था। अगर किसी डीफाइड ने इसे सुना होता तो उन्हें शायद ये परेशान करने वाला लगता। कोई भी डीफाइड को परेशान करके अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसके बावजूद लड़ाई ने वीर को बहुत प्रसिद्ध कर दिया। जीन यूनिवर्स में हर कोई अब उसके बारे में जानता था, और इसलिए कोई भी उसे अब एक मामूली किंग के रूप में नहीं मानता था। वो डीफाइड नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सोचा कि वो एक डीफाइड से अधिक रहस्यमय था। हालांकि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वो एक डीफाइड का उत्पादन करने में सक्षम था। उसने बिना किसी कारण के डैडी ऑफ गॉड्स नाम नहीं कमाया था। हाल की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया था कि वो अधिकांश लोगों से अलग था। कई डीफाइड्स और उच्च जातियों के नेता जानते थे कि वीर किसी को डीफाइड बनाने के लिए सिर्फ एक स्विच नहीं दबा सकता था। उन्हें संदेह था कि लैंडो के डीफाइड बनने में और भी कारक शामिल थे, लेकिन फिर भी उन्हें वीर में गहरी रुचि थी। भले ही वीर एक डीफाइड का उत्पादन नहीं कर सकता था, उसने निस्संदेह लैंडो के एवोल्यूशन को प्रभावित किया था। वे जानना चाहते थे कि वीर ने किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था। भले ही वो शक्ति एक डीफाइड का निर्माण नहीं कर सकती थी, ऐसा लगता था कि वो किसी तरह एवोल्यूशन प्रक्रिया को किक स्टार्ट कर सकता था, और कोई भी शक्ति जो हफ डीफाइड्स के विकास में सहायता कर सकती थी, जीन यूनिवर्स की जातियों द्वारा अत्यधिक मांग की जाएगी। भाई ड्रैगन वन, ऐसा लगता है कि मैंने शर्त जीत ली, क्लोज ने ड्रैगन वन को देखते हुए कहा। हम ड्रैगन्स अपने वचन पर खरे रहते हैं। हर ड्रैगन अब टैंक सिस्टम से निकल जाएगा। ड्रैगन वन गुर्राया। उसने बड़े कछुए को प्रस्थान करने का आदेश दिया। क्लोज को ड्रैगन वन और बाकी को जाते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो लैंडो और वीर का पीछा करने के लिए उड़ गया, लेकिन अब वीर एक्सट्रीम किंग द्वारा दी गई बाउंटी से कहीं अधिक मूल्यवान था। हालांकि यह संभव नहीं लगता था। अगर वीर वास्तव में डीफाइड एलिट्स बना सकता था, तो वो अभी प्राइसलेस बन गया था। वीर और लैंडो टियांगसिया यूनिकॉर्न की सवारी करते हुए नीले बादलों से गुजरे। टियांगसिया यूनिकॉर्न पर घाव लगभग ठीक हो गए थे, लेकिन टूटा हुआ सींग कुछ समय के लिए वापस नहीं उगेगा। टियांगसिया यूनिकॉर्न बहुत दुखी था, और वो वीर को खुद पर बैठे देखकर खुश नहीं था, लेकिन वो लैंडो के आदेशों की अवज्ञा भी नहीं करना चाहता था। इसलिए वो उस क्षण एक बहुत ही ग्रम्पी जानवर था। वीर यूनिकॉर्न की पीठ से कूद गया और लैंडो को देखा। हमारे समझौते की शर्तों के अनुसार क्या मैं अब जा सकता हूं? तुम नहीं जा सकते, लैंडो ने शांत दिखते हुए कहा। तुम अपना वादा तोड़ने जा रहे हो? वीर ने भौहें चढ़ाई। हालांकि उसने संदेह किया था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो भयानक रूप से आश्चर्यचकित नहीं था। लेकिन अगर लैंडो ने वास्तव में उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध रखने का फैसला किया था, तो ये वीर के जीवन को बहुत मुश्किल बना देगा। क्लोज अंधेरे में हंसा और उन पर उड़ गया। वो वीर के सामने आया और कहा, एक वादा उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि उसने अपने शिक्षक को मार डाला?
आदमी के 3 सिरों ने उसे डिस्ट्रॉयड में से एक के रूप में चिन्हित किया। वीर तुरंत बता सकता था कि क्लोज एक डीफाइड एलीट था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो लैंडो को देखता रहा, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। हालांकि वीर ने लैंडो के अपना वादा तोड़ने की संभावना के लिए खुद को तैयार किया था। उसने नहीं सोचा था कि लैंडो इस तरह का व्यक्ति होगा जो ऐसा करेगा। उनके व्यक्तित्व बहुत अलग हो सकते थे, लेकिन वीर मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि वो लैंडो के साथ कुछ साझा करता है। लैंडो, अच्छा काम। तुमने न केवल वीर को पकड़ा, बल्कि तुम डीफाइड भी बन गए, और तुमने इस प्रक्रिया में टियांग्सिया यूनिकॉर्न को वश में कर लिया। जब हम घर लौटेंगे तो मैं निश्चित रूप से इसका अच्छा उपयोग करूंगा। क्लोज ने वीर को बांधने के लिए उसकी ओर एक सब्सटेंस चेन डाली, लेकिन सब्सटेंस चेन वीर पर नहीं उतरी। एक बैंगनी, ड्रैगन लाइक सब्सटेंस चेन वीर की रक्षा के लिए आगे बढ़ी। इसने क्लोज की शक्ति को निगल लिया। क्लोज की आंखें चौड़ी हो गई, फिर अचानक संकरी हो गई। उसने लैंडो को देखा और पूछा, लैंडो, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे इस जगह को छोड़ने दूंगा। लैंडो ने शांति से कहा, ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं उसे खुद वापस ले जाऊंगा। क्लोज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने उसे यहां से जाने देने का वादा किया था। लैंडो का चेहरा अप्रभावित रहा। उसकी अभिव्यक्ति पत्थर के एक ब्लॉक की तरह भावहीन थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। हमारा वादा मेरे लिए यहां से जाने का था। यहां मरना नहीं, या किसी और द्वारा लिया जाना नहीं। वीर हंसा और अपने हाथों से ताली बजाई। लैंडो, क्या तुम हमारे शासक को धोखा देने जा रहे हो? क्लोज के शरीर के चारों ओर काले और सफेद सब्सटेंस चेन्स उठने लगी थी। मैं बस एक वादा निभा रहा हूं जो मैंने किया था, लैंडो ने कहा। तुम्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। अगर तुम वीर को इस जगह को छोड़ने देते हो तो तुम डिस्ट्रॉयड के लिए एक ट्रेटर हो। तुम जानते हो कि हम ट्रेटर्स के साथ कैसे निपटते हैं। क्लोज धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया। उसने आगे कहा, साथ ही ड्रैगन अब तुमसे नफरत करते हैं, और अगर तुम हमें डिस्ट्रॉयड को धोखा देते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि इस ब्रह्मांड में कोई अन्य जाति तुम्हें स्वीकार करेगी? जो लोग फ्लो के साथ जाते हैं वे स्मार्ट होते हैं। तुम भोले भाले टीनेजर नहीं हो। एक ही वादे के खातिर अपने भविष्य को नष्ट करना एक अच्छा विचार नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, और तुम वो ले जा सकते हो जो तुमने कमाया है, लेकिन कैदी मेरा है। मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ये तुम्हारा काम नहीं है, और तुम अपना वादा निभा चुके होगे। क्लोज ने वीर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने तुमसे कहा था कि वो यहां से जा रहा है। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा होगा, लैंडो ने कहा। उसकी आंखें क्लोज पर टिकी हुई थी। क्लोज की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने लैंडो को वापस घूरा। उसने ठंडे लहजे में कहा, लैंडो, क्या तुम्हें लगता है कि डीफाइड होने से तुम्हें वो सब करने दिया जाएगा जो तुम चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अकेला डीफाइड डिस्ट्रॉयड के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। हम अभी भी तुम्हें आसानी से मरवा सकते हैं। डिस्ट्रॉयड मुझे मारने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम अब जा सकते हो, ठीक है? लैंडो ने ग्रेनाइट जितना कठोर आवाज में कहा। क्लोज का चेहरा जम गया था। लैंडो के शब्दों ने उसे गुस्सा दिला दिया था। वो जानता था कि वो कमजोर नहीं था, लेकिन लैंडो के पास डीमन हेल ड्रैगन टैटू और टियांग्सिया यूनिकॉर्न उसकी तरफ थे। अगर वो अब लैंडो से लड़ता तो ये 1 के मुकाबले 3 होता। वो उन बाधाओं के खिलाफ नहीं जीत सकता था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले पर पछताओगे नहीं जो तुमने लिया है, क्लोज गुर्राया। फिर वो मुड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। अब जब वो चला गया है, क्या तुम वास्तव में डिस्ट्रॉयड के लिए एक ट्रेटर बन गए हो? वीर ने पलक झपकते हुए पूछा। यह पहली बार नहीं होगा जब मैं एक ट्रेटर बन गया हूं। लैंडो का चेहरा भावनाओं से रहित लग रहा था।
उसने टियांगसिया यूनिकॉर्न को सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने के लिए मोड़ दिया। तुम ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो ट्रेटर बन जाएगा। क्या तुम मुझे अपने अतीत के बारे में और बता सकते हो? वीर ने बहुत उत्सुकता से देखते हुए पूछा। वे अभी भी टियांगसिया यूनिकॉर्न पर लैंडो के पीछे बैठे थे, क्योंकि वे सिस्टम से बाहर निकल रहे थे। उसने सोचा कि लैंडो द्वारा अपने शिक्षक को मारने की कहानी में और भी कुछ होना चाहिए। लैंडो की शक्ति के साथ एक डीफाइड की हत्या करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल रहा होगा। साथ ही उसे अपने ही गुरु को मारने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। ऐसा करने से उसने केवल अपनी जाति की दुश्मनी और दूसरों के अविश्वास को ही हासिल किया होगा। इसका कोई लाभ नहीं था। तुम गलत हो। मैं वास्तव में एक ट्रेटर हूं जिसने अपने शिक्षक को मार डाला, लैंडो ने भावहीन होकर कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? वीर ने पूछा। लैंडो झिझका। वीर ने देखा और जल्दी से कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम बिना किसी कारण के अपने शिक्षक को मार दोगे। लेकिन अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा। विषय से पीछे हटने की वीर की रणनीति काम कर गई। हालांकि लैंडो को जवाब देने में कुछ समय लगा, उसने अंततः कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कहानी को गुप्त रखने की कोशिश कर रहा हूं। बस इतना है कि अगर मैंने लोगों को बताया तो वे वैसे भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम पर विश्वास करूंगा। वीर ने निश्चितता के साथ कहा। अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं ही मेरा शिक्षक था तो क्या तुम विश्वास करोगे? लैंडो ने मुड़कर वीर की आंखों में घूरते हुए पूछा। मैं निश्चित नहीं हूं कि उस बयान का क्या करूं। तुम्हारा क्या मतलब है? वीर ने पूछा। लैंडो ने फिर से आगे का सामना किया। वे एक लंबे शांत क्षण के लिए आगे उड़ते रहे। वीर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उसे डर था कि लैंडो विषय पर आगे चर्चा करने से मना कर सकता है, लेकिन सौभाग्य से लैंडो ने फिर से चुप्पी तोड़ी। तुमने मेरी पीठ पर डीमन हेल ड्रैगन टैटू देखा, है ना? तुम जानते हो कि वो क्या है? मुझे नहीं पता। वीर ने सिर हिलाया। क्या ये किसी तरह का खजाना नहीं है? लैंडो ने बताया कि डीमन हेल ड्रैगन टैटू क्या था और ये कैसे काम करता था। फिर उसने कहा, लोग सोचते हैं कि मेरे गुरु ने उस डीमन हेल ड्रैगन टैटू को प्राप्त करने के लिए 10,000 साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे एक आसान तरीका मिल गया। यह सुनकर वीर को एक सिहरन महसूस हुई। उसे एक अंतर्ज्ञान था कि यह कहानी कहा जा रही थी। लैंडो ने आगे कहा, उसने इसे पहले आजमाया था, लेकिन दर्द एक डीफाइड बीइंग के लिए भी सहन करने के लिए बहुत अधिक था। इससे पहले कि वो विचार छोड़ देता, उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वो वास्तव में ड्रैगन 1 की स्थिति चाहता था और उसे इस पर दावा करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए वो एक योजना के साथ आया और इसीलिए मैं आज यहां हूं। सफलतापूर्वक बनाए जाने और चलाने के लिए डीमन हेल ड्रैगन टैटू को आधार के रूप में एक शरीर की आवश्यकता थी, लेकिन ड्रैगन 2 ने उस दर्द को सहन करने की आवश्यकता को दरकिनार करने का एक तरीका खोजा। उसने अपने जीन्स का उपयोग करके खुद का एक डुप्लीकेट बनाया। फिर उसने उस क्लोन को डीमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ अभ्यास करने के लिए सेट कर दिया। जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसने टैटू को अपने लिए लेने की योजना बनाई। चूंकि क्लोन उसके अपने जीन से बनाया गया था, इसलिए कोई संगतता समस्या, कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं होती। ये ऐसा होता जैसे उसने खुद डीमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ अभ्यास किया हो। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जिसने 10,000 साल तक झेला, वो तुम थे? वीर ने गुस्से से पूछा। लैंडो ने सिर हिलाया। चूंकि मैं केवल उसके जीन से क्लोन किया गया था, मेरे पास डीफाइड पावर्स नहीं थी। इससे पहले कि मैं डीमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ अभ्यास कर सकूं, मुझे कम से कम किंग क्लास पावर्स प्राप्त करनी थी। इसलिए उसने मुझे अभ्यास शुरू करने दिया, और यह संभावना को रोकने के लिए कि बाद में संगतता समस्याएं होंगी, मैंने वही सभी कौशल सीखे जो उसने अपनी युवावस्था में सीखे थे।
मैं सिर्फ एक जेनेटिक क्लोन था। मेरे पास यादें नहीं थी और मैं अपने लिए नहीं सोच सकता था। मैं एक बच्चे जैसा था। मेरे पास केवल वो ज्ञान, विचार प्रक्रियाएं और शक्तियां थी जो मुझे दी गई थी। अन्य ड्रैगन्स का मानना था कि मैं उसका छात्र था, और वह भी उसका पसंदीदा छात्र। लोगों ने सोचा कि उसने मेरे साथ एक बेटे जैसा व्यवहार किया और मुझे सब कुछ दिया। उसने मुझे कई गुप्त कौशल सिखाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने ऐसा मेरे अंदर खुद को दोहराने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया था। अगर उसने मुझे ठीक उसी तरह प्रशिक्षित नहीं किया होता जैसे उसे प्रशिक्षित किया गया था, तो उसने सोचा कि जब वो डीमन हेल ड्रैगन टैटू को हार्वेस्ट करने की कोशिश करेगा तो समस्याएं हो सकती है। वीर का दिल बैठ गया जब उसने सुना एक डीफाइड एलीट ने एक बच्चे को बनाया और ब्रेन वॉश किया। ये सब इसलिए किया ताकि वह अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पर अकल्पनीय दर्द दे सके। लैंडो को शायद पूरी तरह से समझ भी नहीं आया होगा कि वो क्यों पीड़ित हो रहा था। अगर तुम एक क्लोन थे तो तुम लोग एक जैसे दिखते होंगे। क्या किसी और ने ध्यान नहीं दिया? वीर ने पूछा। लैंडो मुस्कुराया और वो मुस्कान चिलिंग थी। किसी की उपस्थिति बदलना मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस अपने जीन्स की एक छोटी संख्या को बदलने की जरूरत है। एक डीफाइड के लिए ऐसा काम आसान है। कम से कम उसने यही सोचा। उसने मेरे जीन्स में एक छोटा सा बदलाव किया, बस मेरी उपस्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह मामूली अंतर सब कुछ बदल देगा। भले ही मैं उसका क्लोन था, जिस वातावरण में मुझे पाला गया था वो ड्रैगन टू के बचपन से अलग था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मेरे जीन्स में उसके द्वारा किए गए छोटे से बदलाव को पर्यावरण में अंतरों से और बढ़ा दिया गया। ये शर्म की बात थी कि मैं उस समय इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने सोचा कि मैं उसका छात्र हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उसने अपने असली बेटे जैसा व्यवहार किया। मैं बस उसके लिए, जो कुछ उसने किया था उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता था। मैं डीमन हेल ड्रैगन टैटू को खत्म करना चाहता था। मैंने जो भी दर्द सहा, मैंने खुद को इसे सहन करने के लिए मजबूर किया। मैंने खुद को इतना धकेला कि मैंने अपने शरीर में सारी भावना खो दी। ऐसा कहने के बाद लैंडो हंसा, लेकिन वीर बता सकता था कि हंसी नकली थी। ये लैंडो का ये दिखाने का तरीका था कि वो अब जो हुआ उससे डरता नहीं था। लैंडो चुप हो गया। वीर अनुमान लगा सकता था कि आगे क्या हुआ था। जब लैंडो ने डीमन हेल ड्रैगन टैटू का अभ्यास किया होगा, तब ड्रैगन टू ने अपनी योजना का खुलासा किया होगा। लैंडो ने उससे लड़ाई की होगी और इसीलिए ड्रैगन टू की मृत्यु हुई थी। लेकिन वीर अभी भी ये नहीं समझ पाया कि लैंडो ने ड्रैगन टू को कैसे मारने में कामयाबी हासिल की। भले ही वो ड्रैगन टू का जेनेटिक क्लोन था, उसके पास ड्रैगन टू की डीफाइड पावर नहीं थी। लैंडो ने वीर के अनकहे सवाल पर ध्यान दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, यह वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने उससे लड़ाई नहीं की। हमने डीमन हेल ड्रैगन टैटू को उसे स्थानांतरित कर दिया और वो टैटू को अंतिम चरण तक अभ्यास करने और धकेलने का इंतजार नहीं कर सका। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली गई, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। डीमन हेल ड्रैगन टैटू पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ गया और उसने इसे परिष्कृत करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया। मिश्रण एक सफलता थी और कोई समस्या नहीं लगती थी। फिर एक बार जब डीमन हेल ड्रैगन टैटू डीफाइड क्लास तक पहुंच गया, तो उसने पाया कि डीमन हेल ड्रैगन टैटू में एक बहुत मजबूत संगतता समस्या थी। कल्पना करो कि एक आदमी जिसने अभी अभी दिल का प्रत्यारोपण कराया है, उसे पता चला कि संगतता समस्या थी। वो पागल हो गया। उसने डीमन हेल ड्रैगन टैटू को डीफाइड स्टेटस तक धकेलने के लिए अपने आधे से अधिक खून का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। डीमन हेल ड्रैगन टैटू उससे अधिक मजबूत होने वाला था। तो वो मर गया और तुमने डीमन हेल ड्रैगन टैटू वापस ले लिया। तुम्हें ट्रेटर का लेबल क्यों लगाया गया?
वीर अभी भी नहीं समझा। लैंडो ने धीरे से कहा। अंत में वो अपनी आसन्न मृत्यु के विचार को संभाल नहीं सका। उसने मेरे शरीर को लेने की कोशिश की, उम्मीद की कि वो जीवित रहने के लिए मेरे शरीर का उपयोग कर सकता है और डीमन हेल ड्रैगन टैटू पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। मुझे ये कहानी पसंद नहीं है, वीर ने आप भरते हुए कहा। मुझे भी ये पसंद नहीं है, लैंडो ने कहा। वीर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उनके सामने कुछ दिखाई दिया। इससे पहले कि वीर को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलता, वो सीधे वीर की ओर आया। एक डीफाइड डीमन। जब वीर शरीर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए काफी करीब आया, तो उसने अपनी भौहें उठाई। जब लैंडो ने डीफाइड डीमन को पास आते देखा, तो वो तनाव में आ गया। कृपया गलत मत समझिए, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं बस टीचर वीर के साथ बातचीत करना चाहता हूं। डीफाइड डीमन ने हाथ ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। तुम क्या कह रहे हो? वीर ने भ्रम से डीफाइड डीमन को देखा। मेरा नाम मोल्डो है, डीफाइड डीमन ने विनम्रता से कहा। मैं अल्फा के रक्षकों में से एक हूं। मैं टीचर वीर को खोज रहा हूं। मैं आपको डीमन के पास एक अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। वीर आश्चर्यचकित था। मोल्डो एक डीफाइड प्राणी था, फिर भी वो इतना शिष्ट था, जैसे कि वे एक ही स्तर के हों। उस व्यक्ति की आवाज में निश्चित रूप से आदर का भार था। कोई संकेत नहीं था कि एक डीफाइड प्राणी केवल एक किंग से बात कर रहा था। चिंता मत करो, मिस्टर हा। हम डीमंस का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। यदि आप हमसे मिलने को तैयार हैं, तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, मोल्डो ने कहा। उसकी शिष्टता की शैली अभी तक नहीं बदली थी। मैं आपके और आपके लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? वीर ने मोल्डो से पूछा, हालांकि वो जानता था कि ये कहा जाने वाला था। मोल्डो अभी भी यथासंभव शिष्ट होते हुए कहा, हमारे नेता चाहेंगे कि यदि टीचर वीर उन्हें आशीर्वाद देने को तैयार हों। यदि आप ऐसा करने को तैयार हैं, तो हमारा पूरा समाज इसकी बहुत सराहना करेगा। आशीर्वाद देना? वीर स्तब्ध था। फिर उसने महसूस किया कि मोल्डो का वास्तव में क्या मतलब था। वीर ने सोच में अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या आप इस बात से नहीं डरते कि एक्सट्रीम किंग आपके पीछे आएंगे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मोल्डो ने गंभीरता से कहा। हम एक्सट्रीम किंग की शक्ति से लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिससे आप एक्सट्रीम किंग का ध्यान आकर्षित किए बिना हमारे पास यात्रा कर सकते हैं। भले ही एक्सट्रीम किंग खोजने आए, वे आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। वे आपकी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकते। मैं समझ गया, लेकिन मुझे डर है कि प्रत्येक आशीर्वाद में अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति खर्च होती है। मैं इतने कम समय में दूसरा आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे संदेह है कि मैं उन्हें आशीर्वाद देकर आपके नेता की मदद कर पाऊंगा, वीर ने कहा। ब्लड पल्स सूत्र के सेल्फ कॉगव्हील का उपयोग करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन वीर इसे जैसा था उससे भी बुरा बता रहा था। वो बस मोल्डो को सीधे मना नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, मोल्डो ने उससे कहा। एक आशीर्वाद में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर आपको बुरा न लगे, तो मैं आपको सुरक्षा प्रदान करने को तैयार हूं। मैं किसी भी चीज को आपको एक्सट्रीम किंग के चंगुल में खींचने की अनुमति नहीं दूंगा। धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी और चीजें हैं जो मुझे करनी है। मैं आपको मेरे साथ चलने के लिए परेशान नहीं कर सकता, वीर ने कहा। अगर वीर डीमन से मिलने जाता, तो वो उनका कर्जदार हो जाता। वे अभी जैसा व्यवहार कर रहे थे, उससे कम शिष्ट हो सकते थे। उस स्थिति में मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, तो हमें कभी भी बुलाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। डीमन का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। मोल्डो ने फिर वीर को हाथ हिलाया और चला गया। वीर को उम्मीद नहीं थी कि मोल्डो बस यूं ही चला जाएगा, लेकिन उसे शक था कि इसका लैंडो की उपस्थिति से कुछ लेना देना हो सकता है। अगर लैंडो वहां नहीं होता, तो मोल्डो ने शायद उसे बस अपहरण कर लिया होता
और बल से डीमंस के पास ले गया होता। वीर और लैंडो चलते रहे। रास्ते में उन्हें कुछ और किंग्स और हफ्डीफाइड्स मिले। वे वीर के प्रति और भी विनम्र थे। कुछ लोग मोल्डो की तरह थे, वीर को उनके गृह दुनिया में लौटने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। लैंडो की उपस्थिति उस तरह की अशिष्टता को रोकने में महान थी। हर कोई जानता है कि आप टीचर वीर हैं, लैंडो ने सपाट ढंग से कहा। अब आपका जीवन बहुत आसान होगा। वीर मुस्कुराया। मेरे जैसे प्रतिभाशाली को शिक्षक कहा जाना चाहिए। लैंडो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे वीर की आत्म प्रशंसा में दिलचस्पी नहीं थी। तुम बहुत उबाऊ हो। इस समय तुम्हें और मुझे बातचीत करनी चाहिए, वीर ने लैंडो से कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? लैंडो ने भावशून्य होकर पूछा। तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए, वीर। तुम 1000 वर्षों में सबसे महान प्रतिभाशाली हो। वीर ने कहा, ठीक है। लैंडो ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसे कोई रुचि नहीं थी। टियांगसिया यूनिकॉर्न टियांगसिया सिस्टम का मूल निवासी था। वो उन्हें बिना किसी कठिनाई के नीले बादलों तक ले गया, लेकिन वीर को सफेद व्हेल कहीं नहीं मिली। उसने इलाके की छानबीन शुरू कर दी। बार्बी और बाकी कहाँ हैं? वीर चिंतित था। उसे डर था कि कोई दुर्घटना हो गई होगी, लेकिन सफेद व्हेल और छोटी लाल चिड़िया की शक्ति के साथ भले ही कोई डीफाइड प्राणी उनके पीछे आता, वे भाग निकलने में सक्षम होने चाहिए थे। इस समय सफेद व्हेल हरे बादलों के सागर में आकर रुक गई थी। एक जलती हुई लाल फीनिक्स सफेद व्हेल से एक्सट्रीम किंग के एक डीफाइड के साथ युद्ध करने के लिए निकली थी। वो बाओ किन था। दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे और हर जगह आग दहाड़ रही थी। वीणा की ध्वनियां आसमान को चीर रही थी। वीर का पीछा करने के बजाय बाओ किन फैंग किंग वायु को खोजने आया था। उसे खोजने पर उसने सफेद व्हेल को भी खोज लिया। सफेद व्हेल में उच्च स्तर की सुरक्षा थी, लेकिन वो ध्वनि शक्तियों को दूर करने में असमर्थ थी। बाओ किन ने हार्प का उपयोग करके हमला किया और उसने फैंग किंग वायु और सभी पायरेट्स की पिटाई करने के लिए सफेद व्हेल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। छोटी लाल चिड़िया को बाओ किन से लड़ने के लिए एक लाल फीनिक्स बनना पड़ा। लड़ाई इतनी बुरी थी कि ये उनके आसपास के बादल के दृश्य को नष्ट कर रही थी। बाओ किन एक्सट्रीम किंग से अन्य किंग्स और डीफाइड्स को लाया था और उन्होंने अब सफेद व्हेल को घेर लिया था। सौभाग्य से सफेद व्हेल में उच्च स्तर की सुरक्षा थी और इसकी हथियार प्रणालियां भी अच्छी थी। शुरुआत में किंग्स और हफ्डीफाइड्स सफेद व्हेल के खिलाफ ज्यादा प्रगति नहीं कर रहे थे। वे इसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाए, लेकिन हफ्डीफाइड प्राणियों में से एक ठोस पदार्थ के माध्यम से यात्रा कर सकता था। वो सफेद व्हेल के खोल से फिसलकर उसके आंतरिक भाग में चला गया। उसने जल्द ही महसूस किया कि सफेद व्हेल वास्तव में एक जहाज थी। बार्बी खुशी से सफेद व्हेल का संचालन कर रही थी। किंग्स और हफ्डीफाइड्स का खुशी से मुकाबला कर रही थी। मयंक मंचनदानी अपने सिर पर हाथ रखे एक मेज के नीचे था। उसका पिछला हिस्सा बाहर निकला हुआ था और वो बड़बड़ा रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फैंग किंग युए और पायरेट्स इस समय मदद करने में असमर्थ थे। वे बार्बी के पीछे छिप गए और चिल्लाते रहे, कैप्टन बार्बी बहुत शानदार है। छोटी कैप्टन ब्रह्मांड में सबसे मजबूत है। उन मदफकर्स को मार डालो। उन्होंने हमारी खूबसूरत छोटी कैप्टन बार्बी पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम पहले ही मर चुके हो। छोटी कैप्टन, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। वे हमलावरों पर गालियां चिल्लाते रहे। उनके चेहरे लाल थे और इस सारे शोर के बीच एक्सट्रीम किंग का एक आदमी अचानक सफेद व्हेल में प्रवेश कर गया। वो सभी दीवारों के माध्यम से यात्रा करता था और सीधे कमांड डेक की ओर गया। फैंग किंग वायु, तुम यहां हो। जब कीक ने फैंग किंग वायु को देखा तो वो रुका नहीं। वो बार्बी की ओर आकर्षित हुआ, जो मशीन चला रही थी। क्या वो वीर की बेटी नहीं है? तुम सब एक साथ हो?
हमने तुम्हें खोजने में इतनी जनशक्ति लगाई है। कीक ने महसूस किया कि क्या हो रहा था। वो गुस्से में लग रहा था और उसने अपना किंग एरिया जारी किया। इसने पूरे कमांड डेक को कवर कर लिया। पांग, 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 पांग। जब एरिया उतरा तो पायरेट्स और फैंग किंग वायु फर्श पर कुचले गए, जैसे लोहे के बुरादे को एक चुंबक पर खींचा जा रहा हो। हां, कीक ने भ्रम में ऊपर देखा, ये देखते हुए कि बारबी अभी भी सफेद व्हेल का संचालन कर रही थी और एक्सट्रीम किंग नाइट से लड़ रही थी। वो उसके एरिया से प्रभावित नहीं हुई थी। कीक का चुंबकीय एरिया एक्सट्रीम किंग में सबसे मजबूत किंग एरिया नहीं था, लेकिन वो फिर भी ब्रह्मांड की तीसरी सबसे उच्च जाति का सदस्य था। उसके मैग्नेट किंग बॉडी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, खासकर जब से वो हफ्डीफाइड था। सामान्य किंग क्लास जेनोजेनिक्स उसके चुंबकीय एरिया के प्रभाव में चलने में असमर्थ थे। बारबी सिर्फ एक बच्ची थी और वो किसी तरह कीक के चुंबकीय एरिया को नजरअंदाज कर रही थी। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो हिचकिचाया, फिर एक हथेली उठाई। उसके हाथ में एक काला चुंबकीय प्रकाश दिखाई दिया। वो बारबी पर हमला करना चाहता था, जो अभी भी सफेद व्हेल चला रही थी। महोदय, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूं, उसे चोट मत पहुंचाओ। जैसे ही कीक बारबी पर चुंबकीय प्रकाश फेंकने वाला था, एक महिला अचानक खड़ी हो गई। चुंबकीय एरिया की शक्ति के विरुद्ध जोर लगाते हुए वो बारबी के सामने खड़ी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मेरे चुंबकीय एरिया के अंदर चल सकती हो, तुम बुरी नहीं हो। कीक ने उसे घूर कर देखा। उसने फैसला किया कि उसे पहले उससे छुटकारा पाना होगा, लेकिन वो महिला अचानक फर्श पर घुटने टेक कर उसके सामने झुक गई। कृपया मुझे मत मारिए, उसने अपने घुटनों पर से विनती की। कृपया हमें जाने दीजिए, हम तो बस बेकार की औरतें हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उसे रोक नहीं सकते। कृपया हमें उतनी ही आसानी से जाने दीजिए जैसे आप एक पाद को छोड़ देते हैं। मयंक मंचनदानी लगातार भीख मांगती रही, जबकि बार बार अपना सिर जमीन पर मार रही थी। अगर मरना नहीं चाहती हो तो चली जाओ, कीक ने उसे कठोर आवाज में कहा। वो एक्सट्रीम किंग में काफी प्रसिद्ध था और अगर कोई महिला इस तरह व्यवहार कर रही थी तो वो उसे मारने की जहमत नहीं उठाएगा। हां, 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 हम अभी जा रहे हैं। मयंक मंचनदानी उठी और बारबी को अपने साथ खींचने लगी। पांग, चुंबकीय प्रकाश मयंक मंचनदानी के चेहरे पर लगा। मयंक मंचनदानी हवा में उड़ गई। शक्तिशाली चुंबकीय बल मयंक मंचनदानी को पूरे जहाज में खींच ले गया और उसे जहाज की एक दीवार पर फेंक दिया। उसका चेहरा दीवार से टकराया और वहीं चिपक गया। वो खुद को दूर नहीं खींच पाई। तुम खुद जा सकती हो, ये यही रहेगी। कीक ने बारबी की ओर एक और चुंबकीय प्रकाश फेंका। पांग, किसी तरह मयंक मंचनदानी फिर से बारबी के सामने प्रकट हो गई थी। इस बार उसने चुंबक को रोकने के लिए अपनी बाहें पार कर ली और अचानक आए वजन ने उसकी बाहों को बहुत भारी महसूस कराया। वे सीधे फर्श पर नीचे खिंच गई। उसका चेहरा फर्श से टकराया और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। महोदय, कृपया उसे जाने दीजिए। वो बस एक बच्ची है और मैंने वीर से वादा किया था कि मैं उसके बच्चे की रक्षा करूंगी। मयंक मंचनदानी एक अजीब स्थिति में फर्श पर पड़ी थी। वो खुलकर रोई। आंसू और नाक की गंदगी उसके चेहरे पर बह रही थी। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में मरना चाहती हो, कीक गुर्राया, अपनी मुट्ठी में एक चुंबकीय प्रकाश उत्पन्न करते हुए। मयंक मंचनदानी की पैंट अचानक गर्म हो गई और फर्श पर एक पोखर दिखाई दिया। उसने खुद को गीला कर लिया था। जब कीक ने पेशाब की गंध ली तो वो भौंचक्का हुआ। अगर उसने इस तरह की महिला को मार दिया तो उसके हाथ गंदे हो सकते हैं। मयंक मंचनदानी को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना ध्यान फिर से बारबी की ओर मोड़ा। उसके हाथों में चुंबकीय प्रकाश इतना चमकीला था कि वह एक काले सूर्य जैसा था। बारबी अभी भी सफेद व्हेल का संचालन कर रही थी।
उसे बाहर के एक्सट्रीम किंग नाइट से लड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने अभी तक की को वहां नहीं देखा हो। की के होंठ एक पतली रेखा में दब गए और उसने बारबी पर चुंबकीय प्रकाश फेंकने की तैयारी की। मयंक मंचनदानी अपने अंगों के कांपने के साथ फर्श पर दब गई थी, लेकिन वो किसी तरह की ओर रेंगने में कामयाब रही। जब वो उसके पैरों के पास थी तो उसने विनती की, महोदय, कृपया हमें जाने दीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। दफा हो जाओ, तुम गंदी भी टीसीएच। कीक ने मयंक मंचनदानी को उसके चेहरे पर लात मारी। वार के बल ने उसे हवा में उड़ा दिया। पांग! मयंक मंचनदानी एयरशिप की दीवार से टकराई। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका पूरा शरीर दीवार से चिपक गया, जिससे वो गिर नहीं पाई। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो चुप हो जाओ, अगर नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरे काम में बाधा डाल रही हो, कीक ने कड़क कर कहा। उसने फिर से बारबी को घूरा और एक और चुंबकीय प्रकाश फेंकने की कोशिश की। मैं चाहती हूं कि तुम रुक जाओ। मयंक मंचनदानी की आवाज कांप रही थी, जैसे कि वो फूट फूट कर रोने वाली थी। कीक ने उसके संघर्षरत रूप को देखा, लेकिन वो खुद को दीवार से मुक्त नहीं कर पाई। चुंबकीय बल ने उसे मांस के टुकड़े की तरह दीवार से चिपका दिया था। मयंक मंचनदानी को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने हाथों में चुंबकीय प्रकाश बारबी की ओर भेजा। रुको, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मयंक मंचनदानी डर से चिल्लाई। उसका शरीर चुंबकीय शक्ति को चीरते हुए आगे बढ़ने में कामयाब रहा, और वो काले सूर्य जैसे प्रकाश को लेने के लिए बारबी के सामने कूद गई। बूम! डरावना चुंबकीय प्रकाश मयंक मंचनदानी पर उतरा, और अगले ही पल उसका शरीर एक ढहते पहाड़ की तरह फर्श पर गिर गया। उसके अंग एक लोहे की पकड़ से दबाए गए थे। सभी कुचले हुए और टूटे हुए दिख रहे थे। कीक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी चुंबकीय शक्ति को बुलाना जारी रखा। रुको, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। उसे चोट मत पहुंचाओ। मैंने वीर से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रखूंगी। मैंने उससे एक वादा किया था। मयंक मंचनदानी फर्श पर अपनी जगह से असहाय होकर रोई, ये देखकर कि कीक वह चुंबकीय प्रकाश बारबी पर फेंकने वाला है। मयंक मंचनदानी उठने की इच्छा से संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसे चुंबकीय बलों ने 3 बार मारा था। शक्ति अब उसके काबू पाने के लिए बहुत मजबूत थी। कीक ने बारबी पर एक और सूर्य जैसा चुंबकीय प्रकाश फेंका। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मयंक मंचनदानी चिल्लाई, बारबी की ओर उड़ते हुए चुंबकीय प्रकाश को देखते हुए। उसका कांपता हुआ शरीर हरे रंग की लपटों के साथ फूट पड़ा, जिसने उसे आग के कफन में लपेट दिया। उन हरे रंग की लपटों में मयंक मंचनदानी की आंखें अचानक शांत हो गई। उसका चेहरा और शरीर ने अपना मर्दाना आकार वापस पा लिया। वो फिर से एक आदमी की तरह दिख रहा था। फर्श पर फैंग किंग वायु और पायरेट्स ने चौड़ी आंखों से मयंक मंचनदानी को घूर कर देखा। उन्होंने सोचा था कि मयंक मंचनदानी एक डरपोक और बेकार महिला थी, लेकिन अचानक वो बस एक आदमी बन गई थी, और उसके चारों ओर की हरी आग एक विचलित करने वाले तरीके से जल रही थी और धुआं छोड़ रही थी। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। क्या तुम बहरे हो? मयंक मंचनदानी गरजे। उसकी आंखें साफ थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू और नाक की गंदगी के सूखे निशान थे। उसके महिला वस्त्र फटने लगे थे क्योंकि वो बड़ा हो गया था, लेकिन वो अभी भी सज्जन और नरम दिख रहा था। तुम मेरे जैसे किसी पर चाल चलने की हिम्मत करते हो? तुम मर चुके हो। की के हाथ ने एक काला प्रकाश इकट्ठा किया। ये एक काली चुंबकीय चाकू बन गया जो मयंक मंचनदानी की ओर आया। मयंक मंचनदानी शांत और स्थिर लग रहा था, और उसके हाथों में एक हरी तलवार थी। जब कीक ने वहां अपना काला चुंबकीय चाकू घुमाया तो मयंक मंचनदानी का शरीर उसकी ओर आकर्षित हुआ।
वो चुंबकीय चाकू की ओर उड़ा। कच्चा। जिस क्षण मयंक मंचनदानी काले चुंबकीय चाकू में समा गया, उसने अपनी छोटी हरी तलवार लहराई। एक हरी तलवार का प्रकाश गोली की तरह गुजरा, जिससे कीक का सिर और उसका आधा चुंबकीय चाकू हवा में ऊपर उठ गया। पाटों। कीक का बिना सिर वाला शरीर जमीन पर गिर गया। फैंग किंग वायु और अन्य जमे हुए थे। दूसरी तरफ मयंक मंचनदानी के शरीर पर हरी लपटें गायब हो गई। उसकी छोटी हरी तलवार फर्श पर थी और उसका शरीर फिर से एक स्त्री आकार में लौट आया। जब उसने उस बिना सिर वाले शरीर को देखा तो मयंक मंचनदानी ने अपना चेहरा पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और वो पागलपन में लाश से दूर हट गई। वीर और लैंडो ने एक गोलाकार तरीके से खोज की, लेकिन उन्हें अभी तक सफेद व्हेल नहीं मिली थी। वीर चिंता से परेशान था। इस समय वीर ने कामना की कि उसने मिस्टर वाइट के कौशल में से एक का अभ्यास किया होता। इस तरह वो गणना कर पाता कि बारबी कहाँ गई है, यहां तक कि केवल एक दिशा भी काम करती। अभी सिर कटी मुर्गी की तरह भागने से कुछ भी बेहतर था। जब टियांगसिया यूनिकॉर्न बादलों के बीच से उड़ान भर रहा था, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वो मेंग लाई था, जो एक्सट्रीम किंग के शासक का एक करीबी रिश्तेदार था। वीर, हम फिर मिले। वो महिला जब टू वर्ल्ड माउंटेन से उसका एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन चुरा कर ले गई थी, तब मेंग लाई बच निकला था। वीर ने सोचा था कि वो आदमी पहले ही टियांगसिया सिस्टम से जा चुका होगा। तुम्हें जाना चाहिए, लैंडो ने वीर से कहा। जैसे ही उसने मेंग लाई को कठोरता से देखा, वीर ने एक शब्द नहीं कहा, वो बस भागा। लैंडो ने उसे जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे मेंग लाई को रोकने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। अगर वीर रुकता तो वो लैंडो के लिए एक बोझ बन जाता। अगर लैंडो अकेला होता तो वो मेंग लाई को हराने में असमर्थ होने पर भी भाग सकता था। मेंग लाई ने वीर का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन लैंडो ने टियांगसिया यूनिकॉर्न पर उसे रोक दिया। मेंग लाई की आंखें सिकुड़ गई। लैंडो, क्या तुम वास्तव में एक्सट्रीम किंग के दुश्मन बनना चाहते हो? मैंने उससे कहा था कि मैं उसे इस जगह से जिंदा बाहर निकालूंगा। लैंडो ने भाव शून्य होकर कहा, यह वही है जो मुझे करना चाहिए। हाँ, उस स्थिति में हम देखेंगे कि क्या तुम में यह करने की क्षमता है। मेंग लाई का भाव कठोर था। उसका शरीर एक सुनहरे विशाल में बदल गया, क्योंकि उसने लैंडो की दिशा में एक थप्पड़ फेंका। थप्पड़ ने आकाश को ही ढक लिया। वीर ने एक विशाल सदमे की लहर जैसी शक्ति को अपने पीछे आते महसूस किया। वो और तेजी से उड़ा। सौभाग्य से सदमे की लहर की शक्ति वीर तक पहुंचने तक ज्यादातर छितरा गई थी। उसने अपनी गति को बढ़ाने के लिए सदमे की लहर के संवेग का उपयोग किया और वो तेजी से बादलों में गायब हो गया। मुझे कब तक अपने दिन ऐसे ही जीने पड़ेंगे? बारबी को खोजने के बाद मुझे स्काई पैलेस जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि स्काई कम से कम कुछ देर के लिए मुझे सुरक्षित रख सकता है। मुझे एक्सट्रीम किंग से तब तक किसी की जरूरत है जो मेरी रक्षा करे जब तक मैं डीफाइड नहीं बन जाता, वीर ने खुद से सोचा। फिर उसने उदास महसूस किया। ब्लड पल्स सूत्र का किंग एरिया बहुत अजीब है। ये केवल दूसरों के सेल्फ कॉगव्हील्स को धकेल सकता है और मैं इसे अपने खुद के जीन आर्ट्स पर उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी रक्तरेखा को बढ़ाना चाहता हूं। वीर को नहीं पता था कि बारबी को खोजने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए और उसे लैंडो और मेंग लाई के बीच की लड़ाई से दूर रहना था। कुछ ही देर बाद वीर उस क्षेत्र में पहुंचा जहां बादलों के कई सागर जुड़े हुए थे। उसके सामने मलाईदार सफेद बादलों का एक सागर था। प्रत्येक बादल हवा में तैरते दूध जैसा लग रहा था। वीर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर उड़ा। हालांकि जब उसने बादलों में से एक में उड़ने की कोशिश की तो ये एक बीन बैग में कूदने जैसा था। उसे अंदर जाने देने के बजाय उसने उसे पकड़ लिया और वापस उछाल दिया। वीर चौंक गया। टियांगसिया सिस्टम के बादल घने थे,
लेकिन वे उसे रोकने के लिए इतने घने नहीं थे। केवल बादल जीव ही वास्तव में ठोस थे। लेकिन वीर इतना तेज और इतना मजबूत था कि अगर वह किसी बादल जीव से टकराता तो वो टूटकर अलग हो जाता। लेकिन मलाईदार सफेद बादल पूरी तरह से ठीक था और इसने उसे वापस उछाल दिया था। क्या मैं किसी हाई क्लास क्लाउड बीस्ट से टकरा गया हूं? वीर हैरान था। उसने खतरे में बादल को देखा, लेकिन बादल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बस वही तैरता रहा, बिल्कुल पास के अन्य सभी बादलों जैसा दिख रहा था। वीर को बादल के बारे में कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। उसने पहले हिचकिचाया, लेकिन उसने बादल के चारों ओर उड़कर अधिक सावधानी से निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने इसे छूने के लिए भी अपना हाथ बढ़ाया। बादल बहुत नरम था। जब वीर ने इसे छुआ तो ये अंदर धंस गया, लेकिन जब वीर ने पहले पूरी गति से इससे टक्कर मारी थी तो बादल बहुत कठोर महसूस हुआ था। ये एक मांसल कंडरा जैसा था। लेकिन वीर ने इसे कितना भी कुरेदा, बादल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये एक मृत वस्तु जैसा था। ये बादल एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा दिखता है। वीर ने इसके चारों ओर के बादलों को दूर किया और उसने पाया कि अजीब बादल केवल 20 मीटर चौड़ा था। इस तथ्य के अलावा कि इसमें जीवन शक्ति की कमी थी और इसमें नॉन न्यूटोनियन विशेषताएं थी, बादल के बारे में कुछ भी खास नहीं था। इस तरह का बादल यहां बीच में क्यों है? वीर भ्रमित था। उसने थोड़ी देर के लिए पास के बादलों को देखा। उसने अपना हाथ बादल में डाला और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को उसमें धकेल दिया। जब वो बाहर था, वीर अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई से एक भी चीज नहीं देख सकता था। इसलिए वो अंदर गया और ठीक से देखा। वीर का शरीर धीरे धीरे चला। अगर वो घोंघे की गति से आगे बढ़ता तो बादल ज्यादा प्रतिरोध नहीं दिखाता। अंदर 7 या 8 मीटर चलने के बाद वीर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने का स्थान खाली हो। उसका हाथ बस सीधे निकल गया। यहां कुछ है। वीर बहुत खुश हुआ। यह बादल 20 मीटर चौड़ा था और वो केवल 7 या 8 मीटर चला था। इसके बावजूद कुछ उसे रोक रहा था। इसका मतलब था कि अंदर अंतरिक्ष का एक पॉकेट था। वीर सावधानी से अंदर कदम रखा और जल्द ही वो बादल के आंतरिक स्थान पर पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वो अब एक 3 मीटर चौड़े स्थान में था। उस खाली क्षेत्र के भीतर उसने एक पौधा पाया। ये एक स्पाइडर प्लांट जैसा दिखता था। हरी पत्तियां बाहर निकली हुई थी और वे काफी प्यारी लग रही थी। अजीब, यहां एक पौधा क्यों है? मैंने सोचा था कि टियांक्सिया सिस्टम में केवल बादल जीव थे और कोई पौधे नहीं थे। वीर ने आश्चर्य में सोचा। वो पौधे को देखता रहा। स्पाइडर प्लांट हरी जेड की तरह सुंदर था। पत्तियां 1 फुट लंबी थी और वे तलवारों के आकार की थी। ये सबसे अच्छे जेड से उकेरी गई एक कलाकृति जैसा लग रहा था जिसे कोई ढूंढ सकता था। हालांकि इसकी जीवन शक्ति इतनी मजबूत थी कि कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि ये एक निर्जीव वस्तु थी। जितना वीर बता सकता था, टियांक्सिया सिस्टम में पौधों के जीवन और सामान्य जीवों के फलने फूलने के लिए सही स्थितियां नहीं थी। असली पौधे यहां मौजूद नहीं हो सकते थे। फिर भी उसके सामने एक स्पाइडर प्लांट था। यह निश्चित रूप से वो नहीं था जिसकी वीर ने बादल में प्रवेश करते समय उम्मीद की थी। क्या कुछ अन्य लोग यहां आए और इसे टियांक्सिया सिस्टम में छोड़ गए? जैसे ही वीर सोच रहा था, स्पाइडर प्लांट से एक सफेद बादल बाहर निकलने लगा। यह दूध के बुलबुले की तरह उठा, फिर बाहर के बादलों से जुड़ने चला गया। ऐसा लगता है कि ये बादल वास्तव में इस स्पाइडर प्लांट से आते हैं। इसका मतलब है कि यह पौधा वास्तव में टियांक्सिया सिस्टम का मूल निवासी है। वीर चौंक गया। जैसे ही स्पाइडर प्लांट ने अधिक बादल जारी किए, वीर ने हाथ बढ़ाया और इसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने इसे छुआ तो यह बिल्कुल उस बादल जैसा था जिसने इसे घेरा हुआ था। पौधा इतना नाजुक था कि ऐसा लग रहा था कि केवल हल्की पकड़ ही इसे कुचल देगी।
लेकिन अगर उसने बल का प्रयोग किया तो पौधा कठोर और लचीला हो जाएगा। ये किस तरह का पौधा है? जैसे ही वीर उत्सुकता से स्पाइडर प्लांट की जांच कर रहा था, उसने देखा कि पौधे के बीच में एक सफेद आग थी। वीर आश्चर्य से 2 कदम पीछे हट गया। स्पाइडर प्लांट के केंद्र में एक सफेद आग थी जो एक छोटी लालटेन जैसी थी। वीर ने करीब से देखा। वास्तव में ये आग नहीं थी, ये एक प्रभामंडल था। प्रभामंडल के केंद्र में एक काला बग था जो कुछ हद तक एक क्रिकेट जैसा दिखता था। पिचकाला कीट आकार में समान था और उसमें 2 झूलने वाले एंटेने थे। ये स्पाइडर प्लांट पर चढ़ गया। जब वो स्पाइडर प्लांट के सिरे पर पहुंचा तो उसके वजन ने पौधे के सिरे को नीचे खींच लिया। फिर छोटे प्राणी ने अपना मुंह खोला। उसके नुकीले दांत नाजुक स्पाइडर प्लांट लीफ में धंस गए। कच्चा कच्चा। क्रिकेट को अपना पेट भरने में थोड़ा समय लगा। एक बार जब वो संतुष्ट हो गया तो क्रिकेट पौधे से वापस नीचे उतरने लगा। जैसे ही कीट चला, सफेद धुएं के बादल उत्सर्जित हुए। सफेद धुआं संघनित होकर एक मलाईदार सफेद बादल में बदल गया। प्राणी की पीठ से एक एक करके बादल उठे, ठीक वैसे ही जैसे मलाईदार सफेद बादल वीर ने पहले देखा था। अब वीर को पता चला कि स्पाइडर प्लांट से निकलने वाले बादल वास्तव में पौधे से नहीं थे। वे काले क्रिकेट के रस से आए थे। काला क्रिकेट जल्दी से पौधे की जड़ों में वापस चला गया और गायब होने वाला था। वीर ने हाथ बढ़ाया और क्रिकेट को पकड़ लिया। काला क्रिकेट उसके हाथ में छटपटाया और वो एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत छोटा जीव था। हालांकि वो किंग से अधिक शक्तिशाली नहीं था और इसलिए वो वीर का विरोध नहीं कर सका। काले क्रिकेट को पता था कि वो भाग नहीं सकता। उसके शरीर से एक सफेद वाष्प निकला जो जल्द ही एक फूला हुआ सफेद बादल बन गया जिसने क्रिकेट को लपेट लिया। वीर ने बादल को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो एक बड़ा स्टीम्ड बन पकड़ रहा हो। सौभाग्य से जब तक वो धीरे धीरे चलता था, वीर अभी भी अपने हाथों को मलाईदार बादल में डुबो सकता था। इस तरह क्रिकेट वीर की पकड़ से नहीं बच पाएगा। क्रिकेट किसी भी तरह से मार्की से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो बादलों का रस पैदा करता है वो काफी अद्भुत है। मेरी शक्ति भी इसे तोड़ नहीं सकती है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वीर ने क्रिकेट को डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया। फिर वो स्पाइडर प्लांट के पास गया और उसे टटोला। उसने स्पाइडर प्लांट के अंदर की जीवन शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। स्पाइडर प्लांट में बहुत अधिक जीवन शक्ति थी, लेकिन क्रिकेट के विपरीत वीर इसे खाने में सक्षम नहीं था। उसने स्पाइडर प्लांट की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसे कोई और उल्लेखनीय चीज नहीं दिखी। उसने स्पाइडर प्लांट को भी डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया। बादल के उस पॉकेट से बाहर निकलने के बाद वीर ने इसके बारे में और सोचा। फिर उसने पूरे बादल को भी डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया। एक बार ये हो जाने के बाद वो मुड़ा और बारबी और अन्य को खोजना जारी रखने के लिए वहां से उड़ गया। लेकिन वीर ज्यादा देर तक नहीं उड़ रहा था जब उसने बादलों के जीवों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा। वे सारस जैसे प्राणियों का एक झुंड थे। उनकी संख्या कम से कम 1000 होनी चाहिए। उनमें से ज्यादातर मार्क्विसेस थे, लेकिन कुछ ड्यूक्स भी थे। नेता किंग था और उसका एक किंग एरिया था। जब वे दिखाई दिए तो वीर वास्तव में काफी खुश था। उसने अपना चाकू निकाला और झुंड में गोता लगाया। बादल जीव आखिर जेनोजेनिक्स थे। एक और किंग क्लास जेनोजेनिक को मारने से वीर को अपने किंग क्लास जीन्स को भरने में मदद मिलेगी। वीर के पास 4 अलग अलग जीन आर्ट्स थे। हर बार जब वह उनमें से किसी एक का स्तर बढ़ाता था तो उसे 100 जीन्स की आवश्यकता होती थी। जब उन सभी आवश्यकताओं को जोड़ा जाता था तो ये जीन्स की एक पर्याप्त संख्या बन जाती थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। जब भी वो सक्षम होता, उसे यथासंभव अधिक से अधिक इकट्ठा करना पड़ता था। बादल जीवों के पास वीर के सामने कोई मौका नहीं था। जब वो उन तक पहुंचा
तो उसने किंग का सिर साफ काट दिया। जेनोजेनिक किंग मारा गया। क्लाउड क्रेन किंग। जेनोजेनिक जीन मिला। वीर ने सहजता से क्लाउड क्रेन किंग के शरीर से जेनोजेनिक जीन बाहर निकाला। उसने उम्मीद की थी कि किंग के मारे जाने के बाद बाकी क्लाउड क्रेन्स बिखर जाएंगे, लेकिन वे सभी मौत के किसी भी डर के बिना उसके पीछे आ गए। ऐसा लगा जैसे वे क्लाउड क्रेन किंग के वध का बदला लेना चाहते थे, भले ही इसका मतलब अपने जीवन का बलिदान करना हो। हालांकि वीर उन निम्न वर्ग के बादल जीवों को मारने में समय खर्च करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो पूरी गति से उड़ गया। निचले स्तर के क्लाउड क्रेन्स साथ नहीं रह पाए, इसलिए उन्होंने जल्द ही वीर को पूरी तरह से खो दिया। लेकिन जैसे ही वीर बच निकला, उसने बादलों के जीवों के एक और समूह को पास आते देखा। ये बाघों जैसे दिखते थे और उनके बीच कुछ किंग्स भी थे। हा, आज मेरी किस्मत अच्छी है, वीर ने मुस्कान के साथ सोचा। उसने अपना गोस्ट टीथ नाइफ पकड़ा और उनसे मिलने के लिए उड़ गया। वीर एक सुंदर तितली की तरह बाघों के बीच उतर गया। उसके पास गोस्ट टीथ नाइफ एक शैतान के दांतों की तरह नाचा और उसने एक एक करके क्लाउड टाइगर्स को मार डाला। वे सेकंड या थर्ड टियर किंग एरियाज के साथ किंग क्लास जेनोजेनिक्स थे। वीर को हर एक को मारने के लिए केवल एक हमले की आवश्यकता थी। जेनोजेनिक किंग मारा गया। क्लाउड टाइगर। जेनोजेनिक जीन मिला। क्लाउड टाइगर डेविल सोल प्राप्त हुआ। वीर ने किंग क्लास टाइगर्स में से 5 को मार डाला और वो एक क्लाउड टाइगर डेविल सोल कमाने में सफल रहा। वीर को उस पर काफी अच्छा महसूस हुआ। टियांगसिया सिस्टम में हर जगह कई बादल जीव थे, लेकिन एक किंग क्लास को ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता था। और एक किंग को गिराने के तुरंत बाद वीर को कई और मिल गए थे। वो भाग्यशाली था। शेष क्लाउड टाइगर्स वीर के पीछे दौड़े, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उड़ना जारी रखा। वीर थोड़ी देर के लिए उड़ रहा था जब वो बादलों के जीवों के एक और समूह से मिला, लेकिन इस बार उनके बीच कोई किंग्स नहीं था। उन जीवों का नेता केवल ड्यूक क्लास था। वीर ने सोचा कि एक मुक्का उन्हें डराने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन यह सिद्धांत जल्द ही गलत साबित हुआ। वीर ने 1 दर्जन बादल जीवों को मुक्का मारा, लेकिन वे बस आते रहे। वीर ने उन्हें अपनी पूंछ से झटका दिया और उड़ता रहा, लेकिन उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि वो बादलों के जीवों से मिल रहा है, चाहे वो किसी भी दिशा में जाने का फैसला करे। और बादल जीव भी इतने गुस्से में थे। उनमें से कोई भी मरने से नहीं डरता था। वे उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे वह उनका नश्वर दुश्मन हो, और उसने उनमें से कितने भी मार दिए हों। कोई भी बादल जीव पीछे हटने को तैयार नहीं था। बादलों का यह सागर थोड़ा शापित लगता है। वीर ने सोचा में माथा सिकोड़ा। उसने एक अलग दिशा में जाने का फैसला किया। यह देखना चाहता था कि क्या उसे और बादल जीव मिलेंगे। नतीजा वही रहा, और फिर से वो बादलों के जीवों के एक और बड़े समूह से मिला। वीर ने कुछ बार दिशा बदली, लेकिन उसे हर बार बादलों के जीवों के समूह मिले। लेकिन उन सभी बादल जीवों की आंखें लाल थी। जब भी वे उसे देखते थे, वे उस पर भूखे की तरह कूद पड़ते थे, भले ही उनके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका न हो। यह वास्तव में अजीब होता जा रहा है। हालांकि वीर ने कई किंग क्लास क्लाउड बीस्ट्स को मार दिया था, वो वास्तव में अपनी सफलता का आनंद नहीं ले सकता था। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, और इससे वो असहज हो गया। वीर किसी भी किंग क्लास क्लाउड बीस्ट को मार सकता था जिससे वह मिलता था, लेकिन टियांगसिया सिस्टम अपने डीफाइड जेनोजेनिक्स के लिए जाना जाता था। अगर वो सामान्य जेनोजेनिक्स के झुंडों के बीच एक डीफाइड राक्षस से मिलता, तो वो एक और क्रूर लड़ाई के लिए तैयार होता। थोड़ी देर रुकने के बाद वीर उसी रास्ते से वापस उड़ गया जिससे वो आया था। उसे सबसे पहले उस मलाईदार बादलों के सागर से दूर हटना था। वो जगह भयानक थी और प्राणी बहुत शत्रुतापूर्ण थे। उसे वहां रहना आरामदायक नहीं लगा। अपने वापस जाने के रास्ते पर वो उन जीवों के समूहों से मिला
जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी। उनकी सभी आंखें लाल लग रही थी और वे स्पष्ट रूप से अपने किंग्स की मौत का बदला लेना चाहते थे। इसलिए वे सभी वीर का पीछा करने लगे। इस बार वीर को उनके पीछा करने से छुटकारा पाने में थोड़ा समय लगा। जल्द ही वो मलाईदार बादलों के सागर से बच निकला और हल्के नीले बादलों के सागर में लौट आया। मैं आखिरकार उस शापित बादलों के सागर से दूर हो गया। वीर को राहत महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से आराम कर पाता, उसने अपनी ओर एक छाया आते देखा। वो एक्सट्रीम किंग डीफाइड मेंगलाई था। वीर निराशा से भर गया। लैंडो और मेंगलाई को छोड़ने के बाद से उसने कई बार दिशाएं बदली थी और यहां तक कि अपने रास्ते पर वापस भी पार किया था। वो मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था कि मेंगलाई अभी भी उसे खोजने में कामयाब रहा है। अगर मुझे पता होता कि वो दिखाई देगा तो मैं वापस नहीं आता। बादलों का वो सागर अजीब था, लेकिन मेंगलाई का सामना करने की तुलना में मैं वहां बेहतर होता। वीर मुड़ गया, उस बादलों के सागर में लौटने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, मेंगलाई तुरंत उसके सामने दूर संचारित हुआ। हालांकि हमला करने के बजाय मेंगलाई ने बस बात की, वीर, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शायद मैं तुम्हें जिंदा भी रख सकूं। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चला गया तो एक्सट्रीम किंग मुझे जीने देगा? वीर ने तिरस्कार भरी मुस्कान में अपने होंठ ऊपर उठाए। मेंगलाई हंसा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला हूं। तुम्हें मारा जाने वाला था, लेकिन जब तुमने लैंडो को डीफाइड बनने में मदद की तो चीजें बदल गई। ये क्षमता तुम्हारे अस्तित्व की गारंटी दे सकती है। यदि तुम अटूट समर्पण के साथ एक्सट्रीम किंग की सहायता करते हो तो हम एक प्रिंस की हत्या के अपराध को मिटा सकते हैं। वीर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेंगलाई ने ऐसी बात कही है। लेकिन मैंने किंग बाई के बेटे को मारा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मुझे जीने देगा? वीर ने अविश्वास में कहा। तुम जानते हो, किंग केसो से अधिक बच्चे और अनगिनत पोते पोतियां हैं। मेंगलाई फिर हंसा। तुमने एक महत्वपूर्ण प्रिंस को नहीं मारा, और अगर किसी और ने उसे मार दिया होता तो कोई रास्ता नहीं था कि वे इतने लंबे समय तक पकड़े जाने से बच पाते। लेकिन तुम, वीर, अलग हो। अगर तुम एक्सट्रीम किंग के लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूं। वीर ने अपनी आंखें घुमाई। अगर वो मेंगलाई से लड़ता तो जीतने का कोई मौका नहीं था, और इस आदमी से भागने का भी कोई रास्ता नहीं होता। वो बस सुनने का नाटक कर रहा था, बाहर निकलने का रास्ता सोचने की कोशिश करते हुए समय निकालने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर कि वीर ने जवाब नहीं दिया था, मेंगलाई ने आगे कहा, मान लीजिए कि तुम स्काई पैलेस पहुंच जाते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब समय के साथ खत्म हो जाएगा? एक्सट्रीम किंग एक प्रिंस को व्यर्थ में मरने नहीं देगा। फोर्थ अंकल, जैसा आप कहते हैं, एक्सट्रीम किंग का एक प्रिंस व्यर्थ में नहीं मर सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चला गया तो वे मुझे कैसे जीने देंगे? वीर ने माथे पर बल डाला। मेंगलाई मुस्कुराया और कहा, वीर को मरना होगा, लेकिन तुम वीर नहीं हो सकते। जब वीर आखिरकार समझ गया कि मेंगलाई क्या संकेत दे रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वीर को भ्रमित देखकर मेंगलाई ने कहा, हमारे लोग एक्सट्रीम किंग प्रिंस की हत्या को प्रतिशोध के बिना जाने नहीं देंगे, और हम तुम्हें छोड़कर किसी और को इस तरह का प्रस्ताव नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम स्काई पैलेस जाना जारी रखने पर जोर देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या अपराध किया या तुम्हारे पास क्या कौशल है। एक्सट्रीम किंग तुम्हें जीने नहीं देगा। मेंगलाई के स्पष्टीकरण ने चीजों को बहुत स्पष्ट कर दिया था। यदि वीर आत्मसमर्पण करने और उनके लिए काम करने को तैयार था तो उसे जीने दिया जाएगा। यदि उसे उनके लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था तो वे उसे मारने की कोशिश करते रहेंगे, भले ही वो स्काई पैलेस पहुंच जाए। वीर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक कुछ नीले क्लाउड बीस्ट्स को अपनी ओर आते देखा। मेंगलाई ने माथे पर बल डाला। डीफाइड एलीट्स अपने स्तर से नीचे के किसी भी चीज को दूर भगा देते थे,
लेकिन ये क्लाउड बीस्ट्स सिर्फ मार्कीस क्लास थे। अपनी शक्ति की पूरी कमी के बावजूद क्लाउड बीस्ट्स बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। वीर ने सोचा कि ये अजीब है, कम से कम कहने के लिए। उसने अपना हाथ हिलाया और क्लाउड बीस्ट्स गायब हो गए। उसकी डीफाइड शक्ति के उन्हें मारने के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं बची। वीर, तुम्हारा क्या निर्णय है? मेंगलाई ने वीर की ओर देखते हुए पूछा। वीर चुप रहा, लेकिन मेंगलाई ने उसे जल्दबाजी नहीं की। वो बस वही खड़ा रहा, धैर्यपूर्वक एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। वीर मेंगलाई के सवाल पर विचार नहीं कर रहा था। हालांकि वो उन क्लाउड बीस्ट्स के बारे में सोच रहा था जो अभी उसके रास्ते में आए थे। एक डीफाइड एलीट के आसपास होने पर क्लाउड बीस्ट्स को जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए था। वे डीफाइड की गंध आते ही भाग जाते, अकेले एक के पास तो नहीं आते। उन क्लाउड बीस्ट्स के चेहरों पर भयानक भाव वही थे जो वीर ने खुद मलाईदार बादलों के सागर में देखे थे। लेकिन वो अब मलाईदार बादलों के सागर में नहीं था। एक विचार वीर के मन में बनने लगा, क्योंकि उसने उन क्रोधित क्लाउड बीस्ट्स के बारे में सोचा जिनसे उसने लड़ाई की थी। वीर मेंगलाई को जवाब दे पाता इससे पहले ही क्लाउड बीस्ट्स का एक और समूह उनके लिए आया। लेकिन इस बार क्लाउड बीस्ट्स स्पष्ट रूप से एक अलग किस्म के थे। विभिन्न प्रकार के क्लाउड बीस्ट यहां मौजूद थे। उनके बीच कुछ किंग्स थे जो विभिन्न प्रजातियों के रेजिमेंटों का नेतृत्व कर रहे थे। वीर खुद को समझा सकता था कि निम्न स्तर के क्लाउड बीस्ट्स मेंगलाई की डीफाइड उपस्थिति का पता लगाने के लिए बहुत मूर्ख थे। लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि अधिक शक्तिशाली क्लाउड बीस्ट्स इतने गूंगे हों। वे किंग्स थे और उन्होंने अन्य क्लाउड बीस्ट्स को वीर और मेंगलाई की ओर नेतृत्व किया। यह बहुत असामान्य व्यवहार था। मेंगलाई का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी सोने की पदार्थ जंजीरें एक एरिया बन गई। इसने आने वाले क्लाउड बीस्ट्स के समूह को मार डाला। वे पहले कुछ किंग क्लास क्लाउड बीस्ट्स एक सेकंड में मारे गए। वहां कुछ भी नहीं था जिसमें वापस लड़ने का मौका होता। मैं मेंगलाई हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। ये दयनीय क्लाउड बीस्ट्स को मेरे खिलाफ भेजने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम कमजोर। क्लाउड बीस्ट्स के शवों को देखने के बजाय मेंगलाई आकाश की ओर चिल्लाने के लिए मुड़ गया था। मेंगलाई जानता था कि क्लाउड बीस्ट्स सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर रहे थे। उसने सोचा कि कोई अधिक शक्तिशाली जानबूझकर क्लाउड बीस्ट्स को उसके रास्ते में भेज रहा था। लेकिन वीर को पता था कि क्लाउड बीस्ट्स मेंगलाई के दिखाई देने से पहले से ही अजीब तरह से काम कर रहे थे। इसलिए जो कुछ भी चल रहा था उसका डीफाइड एक्सट्रीम किंग से बहुत कम लेना देना था। अजीब, अगर कोई इन क्लाउड बीस्ट्स को नियंत्रित कर रहा है तो वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो वे सीधे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? वीर ने खुद से सोचा। वे क्लाउड बीस्ट्स ऐसे काम नहीं कर रहे थे जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो। अचानक वीर का दिल उछल गया क्योंकि एक विचार उसके मन में आया। उसने अचानक अपने डेस्टिनी टावर में देखा। वो पहले कुछ क्लाउड बीस्ट्स से मिला था, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था और क्लाउड बीस्ट्स बिना किसी कारण के उस पर हमला नहीं कर रहे होंगे। अजीब चीजें तभी शुरू हुई थी जब वीर ने काला क्रिकेट और स्पाइडर प्लांट लिया था। पहले वीर ने सोचा था कि मलाईदार बादल क्षेत्र में जेनोजेनिक्स में बस कुछ गलत था। शायद वे स्वाभाविक रूप से अन्य क्लाउड बीस्ट्स की तुलना में अधिक आक्रामक या क्षेत्रीय थे। लेकिन मलाईदार बादल सागर छोड़ने के बाद भी अजीब चीजें अभी भी हो रही थी। इससे पता चला कि समस्या मलाईदार बादल सागर से परे तक फैली हुई थी। क्या वे क्लाउड बीस्ट्स इसके पीछे आ रहे हैं? वीर ने डेस्टिनी टावर की पहली मंजिल को देखा, जहां उसने बादल, काला क्रिकेट और स्पाइडर प्लांट रखा था। बादल स्पाइडर प्लांट के चारों ओर लिपटा हुआ था, लेकिन काला क्रिकेट गायब हो गया था। यह बादल में चला गया होगा।
अगर क्लाउड बीस्ट्स इन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाना एक बड़ी समस्या हो सकती है, जितना मैंने सोचा था। वीर ने खुद से सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्लाउड बीस्ट्स स्पाइडर प्लांट से या काले क्रिकेट से आकर्षित हो रहे थे, और मेंगलाई के उसके बगल में होने के कारण वो तुलना करने के लिए दोनों वस्तुओं को बाहर नहीं निकाल सकता था। वीर, क्या तुमने अभी तक कोई निर्णय लिया है? मेंगलाई ने कोई अन्य घुसपैठिए न देखकर वीर से पूछा। जरूर, मैं तुम्हारे साथ एक्सट्रीम किंग जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि मैं सुरक्षित रहूंगा। वीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मेंगलाई से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे साथ वापस आते हो और एक्सट्रीम किंग के लिए काम करते हो, तो मैं वादा करता हूं कि कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मेंगलाई ने गंभीर निश्चितता के साथ कहा। एक बार जब वो मेंगलाई के साथ जाने के लिए सहमत हो गया, तो वीर ने अधीनता की पूरी तस्वीर दिखाने का नाटक किया। वो ऐसे पीछे हो लिया जैसे उसकी भागने में कोई दिलचस्पी न हो। जैसे ही मेंगलाई टियांगसिया सिस्टम के माध्यम से एक्सट्रीम किंग की दुनिया की ओर बढ़े, वीर बिना किसी अनिच्छा के उसके पीछे पीछे चला। मेंगलाई को वीर के भागने की कोशिश करने की चिंता नहीं थी, लेकिन जब वे थोड़ी देर के लिए यात्रा कर चुके थे, तो बहुत सारे क्लाउड बीस्ट्स ने आसपास के बादलों से हमला करना शुरू कर दिया। मेंगलाई ने उन क्लाउड बीस्ट्स से आसानी से निपटा, और किंग क्लास क्लाउड बीस्ट्स भी उसके लिए खतरा नहीं थे। हालांकि समय बढ़ने के साथ साथ उसका चेहरा तेजी से गंभीर होता गया। उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये सारे क्लाउड बीस्ट्स उसके पीछे कौन भेज रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, और उसे वो अनुभूति बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वीर चौंक गया। वही चीज मेरे साथ तब हुई थी जब मैं मलाईदार बादलों के सागर में था। यहां तक कि कमजोर क्लाउड बीस्ट्स भी अपने जीवन की परवाह किए बिना मेरी ओर दौड़े थे। मैं जितना बता सकता हूं, प्रभाव की एक निश्चित त्रिज्या होनी चाहिए। जब स्पाइडर प्लांट और काला क्रिकेट किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं, तो उस क्षेत्र के क्लाउड बीस्ट्स उनकी ओर खींचे चले आते हैं। फोर्थ अंकल, क्या आपने लैंडो को मार डाला? वीर ने मेंगलाई के क्लाउड बीस्ट्स के एक और झुंड को मारने के बाद पूछा। मेंगलाई अच्छे मूड में नहीं था। उसने लापरवाही से कहा, वो बच्चा एक क्रूर लड़ाका है। मुझे उससे लड़ने में अपनी जान जोखिम में डालने में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे बस छोड़ दिया। लेकिन ये मत सोचना कि वो तुम्हें बचाने आ रहा होगा। उसे दूसरी दिशा में खींचा गया था, इसलिए वो काफी समय तक हमें ढूंढ नहीं पाएगा। वीर ने कभी नहीं सोचा था कि लैंडो मर जाएगा। वो बस ये पता लगाना चाहता था कि ड्रैगन कहाँ हो सकता है। हालांकि ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। आप मजाक कर रहे होंगे अंकल, मैं पहले ही आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं एक्सट्रीम किंग जाऊंगा। भले ही लैंडो यही होता, मैं उसके साथ नहीं जाता। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने कहा था। अगर ये स्थिति हल नहीं होती है, तो मैं अपनी बाकी जिंदगी शिकार होता हुआ और डरा हुआ बिताऊंगा। यहां तक कि स्काई पैलेस पहुंचना भी मुझे उससे नहीं बचाएगा। इसलिए मैं वापस जाने की अपनी इच्छा के बारे में ईमानदार हूं। लेकिन आपको मेरे जीवन को सुनिश्चित करने के अपने वादे को भी निभाना होगा, वीर ने यथासंभव ईमानदार दिखते हुए कहा। जब मेंगलाई ने वीर को यह कहते हुए सुना, तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम काफी चतुर हो। अगर तुम पूरे समर्पण के साथ एक्सट्रीम किंग के लिए काम करोगे, तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन वीर को अभी भी मरना होगा, इसलिए तुम अब अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हम किसी को यह पता नहीं लगने दे सकते कि तुम अभी भी जीवित हो। मैं समझता हूं, अगर जिंदा रहने के लिए मुझे अपना नाम खोना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वीर चिंतित लग रहा था। लेकिन क्या? मेंगलाई ने पूछा। मुझे डर है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति मुझे एक्सट्रीम किंग के लिए काम करते हुए नहीं देखना चाहता होगा। वे मुझे आपके साथ वापस जाने देने के बजाय मारना पसंद करेंगे। वीर ने अपनी आवाज में डर की पर्याप्त खुराक भर दी। चिंता मत करो। जब तक तुम मेरा पीछा करते हो,
मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा, मेंग लाई ने घोषणा की। लेकिन वीर ने जो कहा उसने मेंग लाई को सतर्क कर दिया। मेंग लाई को यकीन था कि कोई शक्तिशाली शख्सियत इन क्लाउड बीस्ट्स को उनके पीछे भेज रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया था। रहस्यमय डीफाइड बस उनके पीछे तोप के चारे की लहर के बाद लहर भेजता रहा। अगर रहस्यमय डीफाइड वीर को चुराने में असमर्थ था, तो वो इसके बजाय वीर को मारने का फैसला कर सकता था। क्लाउड बीस्ट के झुंडों की कुछ और लहरों ने उन पर हमला करने के बाद मेंग लाई अपनी चिंता की पुष्टि करने में सक्षम था। किंग क्लास जेनोजेनिक्स विशेष रूप से वीर को निशाना बना रहे थे। जैसे ही उसने ये महसूस किया, मेंग लाई और भी सतर्क हो गया। उसने वीर को अपने और करीब खींच लिया, कहीं कुछ बुरा न हो जाए। जब वे यात्रा कर रहे थे, मेंग लाई का चेहरा अचानक बदल गया। उसने वीर को रोक दिया और बादलों में गहराई से देखा। वीर मेंग लाई के पीछे खड़ा था और आगे भी देखा। आसपास के बादल उथल पुथल में थे, क्योंकि उनमें से सदमे की लहरें गुजर रही थी। एक बैंगनी किरण बादलों के माध्यम से उनकी ओर गड़गड़ाहट कर रहा था। सबस्टेंस चेन्स राक्षस के शरीर के चारों ओर बादलों की तरह घूम रहे थे। डीफाइड जेनोजेनिक, स्पाइडर प्लांट और काला क्रिकेट अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए अगर वे डीफाइड जेनोजेनिक्स को आकर्षित कर सकते हैं, वीर ने आश्चर्य में सोचा। और बहुत सारे क्लाउड बीस्ट्स डीफाइड किरण का अनुसरण कर रहे थे। उनके बीच किंग क्लास जेनोजेनिक्स का एक पूरा समूह था। मेंग लाई ने माथे पर बल डाला और वीर से बात की। लड़ाई के मैदान के बहुत करीब मत आना, लेकिन बहुत दूर भागो भी मत। अगर तुम जहां मैं लड़ रहा हूं उससे बहुत दूर एक बुरी स्थिति में पड़ जाते हो, तो मुझे तुम्हें बचाने का मौका नहीं मिल पाएगा। चिंता मत करो अंकल, मैं वास्तव में आपके साथ एक्सट्रीम किंग जाना चाहता हूं। मैं भागने का सपना भी नहीं देखूंगा। वीर जानता था कि मेंग लाई का वास्तव में क्या मतलब था, और इसलिए उसने ईमानदारी से उसे जवाब दिया। मेंग लाई ने सिर हिलाया। उसने कुछ और कहना शुरू किया, लेकिन डीफाइड किरण ने एक दहाड़ के साथ उसे काट दिया। ये बादलों के एक आकाश को उनकी ओर लाया। हालांकि क्लाउड बीस्ट्स का लक्ष्य काफी स्पष्ट था। वे वीर को चाहते थे। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा व्यक्ति वीर को एक्सट्रीम किंग में जिंदा वापस लाने से रोकने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है। मेंग लाई ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा। वो एक सोने के विशाल में बदल गया और किरण की ओर दौड़ा। वीर भागा नहीं। इसके बजाय उसने क्लाउड बीस्ट्स के झुंड के साथ लड़ाई में प्रवेश किया। इस बिंदु पर वीर के पास भागने का कोई कारण नहीं था। वो कुछ खतरनाक सामान ले जा रहा था जो डीफाइड जेनोजेनिक्स को आकर्षित कर सकता था। अब जब उसके पास अपनी गर्मी लेने के लिए मेंग लाई था, भागने का मतलब था अपनी सुरक्षा को पीछे छोड़ना। मुझे नहीं पता कि वो स्पाइडर प्लांट और काला क्रिकेट क्या है, लेकिन वे डीफाइड जेनोजेनिक्स को आकर्षित कर सकते हैं। अगर चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, तो मुझे बस उन्हें फेंकना होगा। उन्हें रखने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम अभी के लिए। हालांकि मैं उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता हूं। अगर वे डीफाइड जेनोजेनिक्स को आकर्षित करना जारी रख सकते हैं, तो मेंग लाई को मुझे यहां से बाहर निकालने की कोशिश करने में मुश्किल होगी। वीर ने खुद से सोचा जैसे ही उसने क्लाउड बीस्ट्स को मारना शुरू कर दिया। मेंग लाई किरण से उलझ गया, लेकिन वो इस बात पर ध्यान केंद्रित रहा कि वीर कैसा कर रहा था। जब उसने देखा कि वीर भी भागने के बजाय लड़ना शुरू कर दिया है, तो उसे आश्चर्य हुआ, और इससे वास्तव में उसे कुछ राहत मिली। ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ एक्सट्रीम किंग वापस जाने के बारे में ईमानदार है। लेकिन ये समझ में आता है, मुझे लगता है कोई उसे मारना चाहता है, और अगर वो मेरे साथ नहीं आता है तो वह मर जाएगा। मेरे साथ आने से कम उसे जीने का मौका मिलता है। मेंग लाई ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने क्लाउड बीस्ट्स को वीर के चारों ओर पागल की तरह झुंड बनाते देखा, वो काफी गुस्सा हो गया।
कोई वीर को मारना चाहता था और उसे एक्सट्रीम किंग के लिए काम करने से रोकना चाहता था। मेंग लाई ने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि क्लाउड बीस्ट्स सीधे वीर की ओर खींचे जाएंगे। वीर, जो सिर्फ एक किंग था, डिफाइड ज़ेनोजेनिक के क्रोध को कैसे भड़का सकता था? भले ही वीर उन्हें आकर्षित करता, उन्हें पहले मेंग लाई पर हमला करना चाहिए था। लेकिन ये ज़ेनोजेनिक्स उसी क्षेत्र में डिफाइड विरोधी के बावजूद वीर को मारने के प्रति जुनूनी लग रहे थे। इसलिए मेंग लाई का मानना था कि पास में कहीं कोई मास्टरमाइंड छिपा हुआ होना चाहिए। यह रहस्यमय व्यक्ति स्पष्ट रूप से वीर को एक्सट्रीम किंग में वापस ले जाने से रोकना चाहता था। मेंग लाई एक्सट्रीम किंग के शासक का भाई था। वो एक पुराना, डरावना डिफाइड था। भले ही उसने अपना एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन खो दिया हो, यह संभावना नहीं थी कि कोई अन्य डिफाइड उसे मार सकता है। हालांकि मेंग लाई धीरे धीरे बादलों से घिरे किरण को पीछे धकेल रहा था। फिर भी क्रीचर को मारने में उसे लंबा समय लगेगा। वीर ने जिन क्लाउड बीस्ट्स से लड़ाई की, उनके चारों ओर जाने के लिए अपने मूवमेंट्स का उपयोग किया। उसने इस अवसर का उपयोग कई किंग क्लास ज़ेनोजेनिक्स का सफाया करने के लिए किया। वो अधिक किंग क्लास ज़ेनोजेनिक जीन्स अर्जित करने में काफी प्रसन्न था। वीर ज़ेनोजेनिक होर्ड्स के माध्यम से चला गया, मेंग लाई की जांच के लिए पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग कर रहा था। अगर उसे मौका मिलता तो वो सही समय पर हमला करने और इस सब से एक डिफाइड डेविल सोल भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। वो शानदार होगा, लेकिन एक डिफाइड प्राणी को मारना इतना आसान नहीं था। अगर मेंग लाई के पास अभी भी उसका एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन होता, तो वो अपेक्षाकृत जल्दी दूसरे डिफाइड को मार सकता था। लेकिन चूंकि उसने अपना एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन खो दिया था, इसलिए उसे अपनी शक्ति खत्म करनी पड़ी। डिफाइड किरण को मारना उसके लिए आसान काम नहीं होगा।